जय हिंद दोस्तों। आज हम विश्व इतिहास के एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सिर्फ नक्शे नहीं बदले बल्कि सोचने का तरीका ही बदल दिया। सरकारों की परिभाषा बदल दी और शायद पहली बार आम इंसान को उसकी ताकत का एहसास कराया। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विशाल घटना को 8 छोटी छोटी लेकिन बेहद असरदार कहानियों में तोड़कर समझाते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। हाँ, और आज भी हमारी दुनिया पर उसका क्या असर है। हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस एक ऐसे राजा के शासन से जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं था, एक गणराज्य बना, और कैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे शब्द दुनिया के लिए एक उम्मीद बन गए। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। चलिए, तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है 1789 से पहले के फ्रांस से। एक ऐसा साम्राज्य जो बाहर से तो मतलब भव्य और शानदार था, लेकिन अंदर से अन्याय की नींव पर खड़ा था। जी। समाज 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें 3 एस्टेट्स कहते थे। सुनने में तो ये सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था लगती है, लेकिन असल में यही वो बारूद था जिसमें आग लगनी बाकी थी, है ना? बिल्कुल सही कहा। यहीं पर इस पूरी क्रांति की जड़ें हैं। इसे ओल्ड रेजीम यानी पुरानी व्यवस्था कहा जाता था। सोचिए, पहला एस्टेट पादरी वर्ग का, दूसरा कुलीन मतलब राज परिवार से जुड़े अमीर लोगों का। अच्छा। ये दोनों मिलकर आबादी का मुश्किल से 2-3% थे, लेकिन देश की ज्यादातर जमीन के मालिक थे। और सबसे बड़ी बात, इन्हें लगभग कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। क्या मतलब सारे ऐशो आराम इनके थे, लेकिन जिम्मेदारियां कुछ नहीं? बिल्कुल। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो फिर देश की 97% आबादी टैक्स दे रही थी और उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। ये व्यवस्था इतने सालों तक चली कैसे? यही तो विडंबना थी। सारा बोझ था तीसरे एस्टेट कर, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, शिक्षक मतलब बाकी सब लोग आते थे। और उनकी कमर टूट चुकी थी। हाँ, टैक्स के बोझ से, और उसपे से हालात और बिगड़ गए। फ्रांस ने अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, जिससे फ्रांस का खजाना पूरी तरह खाली हो गया। जी, देश दिवालिया होने की कगार पर था। अनाज की कीमतें आसमान छू रही थीं और आम लोग सचमुच भूखे मर रहे थे। गुस्सा और लाचारी दोनों चरम पर थे। तो ये थी हमारी पहली कहानी, एक अन्यायपूर्ण समाज जो फटने को तैयार था। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। जब देश का खजाना खाली हो गया तो राजा लुई 16 को और पैसे चाहिए थे। इसके लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाने का सोचा और एस्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाई। सुना है ये बैठक भी कोई 1750 साल बाद हो रही थी? जी हाँ, पूरे 175 साल बाद। इससे पता चलता है कि राजा को आम लोगों की राय की कितनी कम परवाह थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या? वोटिंग के तरीके में। एस्टेट्स जनरल में हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होता था, भले ही उसमें कितने भी सदस्य हों। एक मिनट, इसका मतलब यह है कि 100 लोगों के वोट की कीमत 2 लोगों के वोट के बराबर थी। पहले 2 एस्टेट, पादरी और कुलीन, हमेशा मिलकर तीसरे एस्टेट को हरा देते थे। अरे, ये तो शुरू से ही धांधली लगती है। बिल्कुल, ये एक रिग्ड सिस्टम था। लेकिन इस बार तीसरा एस्टेट झुकने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, हम मुट्ठी भर अमीर लोग नहीं बल्कि फ्रांस के 97% लोग हैं। हम ही राष्ट्र का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं। और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जी। जब राजा ने उन्हें मीटिंग हॉल से बाहर निकाल दिया तो वे पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और एक ऐतिहासिक शपथ ली, जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। और वो शपथ क्या थी? उस शपथ का सार था, जब तक फ्रांस को एक नया और न्यायपूर्ण संविधान नहीं मिल जाता, हम यहां से नहीं हटेंगे। ये क्रांति की असली वैचारिक शुरुआत थी। ये राजा की उस सत्ता को सीधी चुनौती थी जिसे ईश्वर का दिया हुआ माना जाता था। वाह! तो एक टेनिस कोर्ट में ली गई शपथ ने राजशाही की नींव हिला दी। अब चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ, जो शायद सबसे मशहूर है, बास्तील का पतन, 14 जुलाई 1789। ये तारीख फ्रांस के इतिहास में अमर है। पेरिस में उस दिन अफवाहों और डर का माहौल था। खबर फैल गई कि राजा नेशनल असेंबली को कुचलने के लिए सेना बुला रहा है। मतलब जो नई उम्मीद जगी थी, उसे कुचलने की तैयारी थी। हाँ, और लोगों को लगा कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्हें हथियारों की जरूरत थी और उनकी नजर बास्तील के किले पर पड़ी। लेकिन बास्तील के किले पर ही क्यों? वो तो एक जेल थी ना? बास्तील सिर्फ एक जेल नहीं थी, वो शाही तानाशाही और जुल्म का सबसे बड़ा प्रतीक थी।
वो एक ऐसी जगह थी जहां राजा अपने आलोचकों को बिना मुकदमा चलाए कैद कर देता था। अच्छा, गुस्से और डर से भरी हजारों की भीड़ ने उस किले पर हमला कर दिया और कुछ घंटों की लड़ाई के बाद बास्तील का पतन हो गया। तो बास्तील का गिरना सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं, बल्कि जुल्म के एक प्रतीक का अंत था। इसीलिए 14 जुलाई आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। बिल्कुल, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। दिलचस्प। अब कहानी नंबर 4, महान भय और अधिकारों का जन्म। क्रांति की आग पेरिस से निकलकर पूरे फ्रांस में फैल गई। जी, खासकर देहाती इलाकों में। इस दौर को ग्रेट फियर या महान भय का काल कहा गया। किसानों में यह डर फैल गया कि जमींदार उन्हें कुचलने के लिए भाड़े के सैनिक बुला रहे हैं। तो डर के जवाब में उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद जमींदारों के किलों और घरों पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन दस्तावेजों को जला दिया जिनमें उनके कर्ज और लगान का हिसाब था। यानी एक तरह से वो अपनी गुलामी के सबूत मिटा रहे थे। इस उथल-पुथल को देखकर नेशनल असेंबली ने क्या किया? नेशनल असेंबली ने कुछ ऐसे क्रांतिकारी फैसले लिए जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 4 अगस्त 1789 की रात को एक ही झटके में पूरे फ्रांस से सामंतवाद को खत्म कर दिया गया। यार की जमीन पर बंधे हुए थे। जी, और उन्हें मुफ्त में काम करना पड़ता था। उस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब किसान अपनी मेहनत का मालिक था। पादरियों और कुलीनों को जन्म से मिलने वाले सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। और फिर वो मशहूर घोषणा हुई। जी, कुछ ही हफ्तों बाद मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा पारित की गई। ये दस्तावेज आज की दुनिया के लिए एक मील का पत्थर है। और यहीं से वो नारा निकला जो आज भी दुनिया को प्रेरणा देता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, है ना? नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा था जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को बदल दिया। पहली बार किसी देश ने आधिकारिक तौर पर कहा कि अधिकार राजा या ईश्वर से नहीं बल्कि इंसान होने के नाते मिलते हैं। कानून के सामने सबकी बराबरी, बोलने की आजादी। हाँ, और संपत्ति का अधिकार। इसी विचार ने एक झटके में राजा की प्रजा को एक राष्ट्र का नागरिक बना दिया। यही विचार आज हमारे अपने संविधान की आत्मा में बसा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब कहानी नंबर 5, राजा का भागा हुआ दांव। 1791 में फ्रांस को अपना पहला लिखित संविधान मिला। जी, और राजा अब संवैधानिक सम्राट बन गया। उसकी शक्तियां सीमित कर दी गईं। लेकिन राजा लुई 16 को यह मंजूर नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्हें लग रहा था कि उनकी सारी ताकत छीन ली गई है। जून 1791 में राजा और उनके परिवार ने भेष बदलकर नौकरों के कपड़ों में फ्रांस से भागने की कोशिश की। ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। राजा भेष बदलकर भाग रहा है। क्या वो कामयाब हुए? नहीं, ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती साबित हुई। उन्हें सीमा के पास एक छोटे से कस्बे में पहचान लिया गया और पकड़कर वापस पेरिस लाया गया। और जाहिर है, अपमान के साथ। बिल्कुल। इस एक घटना ने लोगों का उस पर से रहा साहा भरोसा भी पूरी तरह खत्म कर दिया। अब ये साफ हो गया था कि राजा मन से क्रांति के साथ नहीं है, बल्कि वो क्रांति का दुश्मन है। तो जब लोगों का अपने ही राजा पर से भरोसा उठ गया, तब क्रांति और ज्यादा हिंसक हो गई होगी। यहीं से शुरू होती है हमारी छठी कहानी, राजशाही का अंत। हाँ, अब क्रांति और भी ज्यादा उग्र हो गई। जैकोबिन्स जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक समूह सत्ता में आ गए। उनका तर्क था कि जब तक राजाओं और राजशाही रहेगी, क्रांति सुरक्षित नहीं है। और फिर सितंबर 1792 में राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को एक गणराज्य घोषित किया गया। और राजा का क्या हुआ? इसका परिणाम दुखद था। जनवरी 1793 में राजा लुई 16 पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें गिलोटिन से सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दे दिया गया। गिलोटिन, ये नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन होती है। दिलचस्प बात यह है कि गिलोटिन को उस समय एक मानवीय सजा के रूप में पेश किया गया था। मानवता के विचार के तहत ये कहा गया कि मौत की सजा भी सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो राजा हो या आम आदमी। लेकिन जल्दी यही मशीन क्रांति का सबसे खौफनाक प्रतीक बन गई। बिल्कुल। और यहीं से हम अपनी 7वीं और सबसे डरावनी कहानी में दाखिल होते हैं, आतंक का राज। जी, 1793 से 1794 के बीच का एक साल जैकोबिन नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के नेतृत्व में फ्रांस पर शासन किया गया। रॉबेस्पियर का मानना था कि क्रांति के दुश्मनों से उसकी रक्षा के लिए आतंक जरूरी है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है।
स्वतंत्रता और समानता के नाम पर शुरू हुई क्रांति अब आतंक का सहारा ले रही थी। बिल्कुल। क्रांति का दुश्मन होने के सिर्फ शक में हजारों लोगों को, जिनमें वे पुराने क्रांतिकारी भी शामिल थे, जो रोबेस्पियर की नीतियों से असहमत थे, बिना ठीक से मुकदमा चलाए गिलोटीन से मार दिया गया। ये सोचना भी कितना डरावना है। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के नाम पर क्रांति शुरू की, वही लोग अपने ही साथियों को मौत के घाट उतार रहे थे। मतलब क्रांति अपने ही बच्चों को खाने लगी थी। इस खून खराबे का अंत कैसे हुआ? अंत में आतंक इतना बढ़ गया कि खुद रोबेस्पियर के साथी उससे डरने लगे। उन्हें लगा कि अगला नंबर उनका हो सकता है। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन उसी गिलोटीन से उसकी भी जान ले ली गई। हाँ, जिस पर उसने हजारों को भेजा था। इस खून खराबे और राजनीतिक अस्थिरता के बाद फ्रांस का क्या हुआ? और ये हमें हमारी 8वीं और आखिरी कहानी पर लाता है, एक जनरल का उदय। फ्रांस की जनता इस रोज रोज के खून खराबे और अस्थिरता से थक चुकी थी। वो शांति चाहती थी। इसी माहौल में 1799 में एक युवा, करिश्माई और बेहद महत्वाकांक्षी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सैन्य तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली। और नेपोलियन के आते ही क्रांति खत्म हो गई। हाँ, ज्यादातर इतिहासकार नेपोलियन के सत्ता में आने को ही फ्रांसीसी क्रांति का अंत मानते हैं। उसने फ्रांस को स्थिरता तो दी, लेकिन लोकतंत्र की जगह एक नई तरह की तानाशाही ले आई, जिसमें वो खुद सम्राट बना। जी, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्रांति भले ही खत्म हो गई, पर उसके विचार, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, समानता, ये हमेशा के लिए जिंदा रहे। ये विचार फ्रांस की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में फैल गए। तो चलिए इन 8 कहानियों का एक छोटा सा पुनरावलोकन करते हैं। अगर हम संक्षेप में देखें तो क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? हमारे स्रोतों के अनुसार 4 मुख्य कारण थे। पहला, सामाजिक असमानता, वो 3 एस्टेट्स की व्यवस्था। दूसरा, राजा की निरंकुश शक्ति। तीसरा, जॉन लॉक और रूसो जैसे विचारकों के नए विचार। बिल्कुल, जिन्होंने लोगों को अधिकारों के बारे में सोचना सिखाया। और चौथा, गहरा आर्थिक संकट, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी थी। और इस क्रांति ने दुनिया को विरासत में क्या दिया? इसकी विरासत अमूल्य है। लोकतंत्र का विचार, राष्ट्रवाद की भावना, कानून के सामने हर नागरिक की बराबरी का सिद्धांत। इसने दुनिया भर में आजादी की लड़ाइयों को प्रेरित किया। जैसा कि हमारे श्रोतों में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, फ्रांसीसी क्रांति ने प्रजा को नागरिक में बदल दिया। शायद यही इसका सबसे बड़ा योगदान था। बिल्कुल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसे एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जिसके पास अधिकार है और जो राष्ट्र का एक हिस्सा है। सही बात है। आज की इस चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। बताइए। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान और उदार आदर्शों के साथ हुई, लेकिन इसका एक दौर आतंक के राज जैसा भयानक था और इसका अंत एक सम्राट नेपोलियन के उदय के साथ हुआ। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे महान आदर्शों के साथ शुरू हुई क्रांतियां कभी-कभी इतनी हिंसक और कट्टरपंथी हो जाती हैं कि वे अपने ही आदर्शों को खाने लगती हैं। क्या सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है कि वह आदर्शों को भ्रष्ट कर देती है, चाहे वे कितने भी महान क्यों न हो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो जुनून, क्रांति और हाँ, टूटे हुए सपनों से भरा है। हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की। सोचिए, एक ऐसी जमीन जो सोने चांदी से मतलब बेशकीमती संसाधनों से लबालब हो, लेकिन वहां के लोग सदियों तक गरीबी और गुलामी में जिए। ये कहानी इसी पहेली को सुलझाती है कि आखिर ऐसा क्यों था और फिर कैसे उन लोगों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कहानी समाज के अंदर उबल रहे गुस्से की है, पहचान की है और इस सवाल की है कि आजादी का असली मतलब क्या होता है। तो आज हम इसी की पूरी परतें खोलेंगे ताकि ये समझ सकें कि असल में क्या हुआ और क्यों हुआ। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये बेचैनी शुरू हुई। 1800 के दशक की शुरुआत, क्रांति से ठीक पहले का लैटिन अमेरिका। उस वक्त इस पूरे इलाके पर 2 यूरोपियन ताकतों का कब्जा था, स्पेन और पुर्तगाल। और ये कब्जा सिर्फ राजनीतिक नहीं था, है ना? नहीं, ये पूरी तरह से एक आर्थिक शोषण का सिस्टम था।
मतलब एक ही मकसद था, लैटिन अमेरिका के संसाधनों को निकालकर यूरोप भेजना। सोना, चांदी, चीनी, कॉफी, सब कुछ जहाजों में भरकर अटलांटिक के पार जा रहा था। इसीलिए वो कहावत बनी, धनी भूमि गरीब लोग। जमीन अमीर होती जा रही थी, लेकिन लोग गरीब। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा सामाजिक ढांचा बनाया था। इसे समझना आप इस पूरी कहानी की चाबी है। बिल्कुल, ये एक पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर चोटी पर बैठे थे पेनिनसुलारिस। ये वो लोग थे जो सीधे स्पेन से आए थे। हाँ, सरकार के सबसे बड़े पद, सेना की कमान, चर्च का नियंत्रण, सारी असली ताकत इन्हीं मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी। एक मिनट, मैं इसे ठीक से समझना चाहती हूँ। उनके ठीक नीचे थे क्रियोल्स। क्रियोल्स, हाँ, ये वो लोग थे जिनके पुरखे तो यूरोपीय ही थे, लेकिन इनका जन्म लैटिन अमेरिका की कॉलोनियों में हुआ था। ये अमीर जमींदार थे, बड़े व्यापारी थे। पैसा और जमीन सब कुछ था इनके पास, पर कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी। ये बात अजीब लगती है, पैसा है पर पावर नहीं। उन्हें सरकार से बाहर क्यों रखा गया था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये स्पेन की कंट्रोल की पॉलिसी थी। उनका मानना था कि जो सीधे स्पेन से आया है वही सल्तनत का वफादार होगा। अच्छा। कॉलोनी में पैदा हुआ व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसकी वफादारी हमेशा शक के घेरे में रहती थी। मतलब उन्हें लगता था कि ये लोग अपनी जमीन से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। बिल्कुल, स्पेन से नहीं। और यही शक, यही अपमान क्रियोल्स के दिलों में कांटे की तरह चुभता था। और इस पिरामिड में सबसे नीचे कौन था? सबसे नीचे एक बहुत बड़ी आबादी थी। इसमें मेस्तीजो थे, जो यूरोपीय और स्थानीय लोगों के वंशज थे, फिर वहां के मूल निवासी, और अफ्रीका से लाए गए लाखों गुलाम। हाँ, इनके पास न जमीन थी, न अधिकार, न कोई आवाज। उनका काम सिर्फ इस पिरामिड का बोझ उठाना था। तो मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां बाहर से आए लोग मलाई खा रहे हैं, स्थानीय अमीर लोग पैसे के बावजूद बेबस हैं, और बाकी पूरी आबादी का सिर्फ शोषण हो रहा है। ये तो एक प्रेशर कुकर जैसा लग रहा है जो फटने के लिए तैयार बैठा हो। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। अंदर असंतोष का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। क्रियोल्स को लगता था कि ये देश हमारा है, हम इसे चलाते हैं, तो हम पर शासन कोई बाहरी क्यों करे। सही बात है। और निचला तबका तो वैसे ही जुल्म से तंग आ चुका था। मंच पूरी तरह तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी लैटिन अमेरिका से नहीं, हजारों मील दूर यूरोप से आई। बिल्कुल। 1808 में जब नेपोलियन ने स्पेन पर हमला कर दिया, उस हमले ने सब कुछ बदल दिया। स्पेन का अपनी कॉलोनियों पर जो कंट्रोल था वो अचानक कमजोर पड़ गया। हाँ, और कॉलोनियों में ये सोच तेजी से फैली जो हमारे स्रोत बताते हैं, मालिक कमजोर है, यही हमारा मौका है। और इसी मौके का फायदा उठाकर क्रियोल नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरुआत कर दी। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक बाहरी घटना किसी क्षेत्र में एक बहुत बड़े आंतरिक बदलाव को जन्म देती है। मतलब यहाँ सिर्फ क्रांतिकारियों की ताकत ही नहीं, बल्कि स्पेन की कमजोरी एक निर्णायक फैक्टर बनी। बिल्कुल। तो स्पेन की कमजोरी ने एक मौका तो दे दिया, लेकिन मौके को हकीकत में बदलने के लिए लीडरों की जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल। इस लड़ाई का चेहरा कौन बना? वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को अपनी हिम्मत से आगे बढ़ाया? हाँ। अब हम कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से में आते हैं, जहां दो महानायकों का उदय होता है, जो दो अलग अलग कोनों से इस महाद्वीप को आजाद कराने निकले। सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं, जहां से नाम आता है साइमन बोलीवर का। एल लिबराताडोर। हाँ, मुक्तिदाता, एक करिश्माई नेता, एक दिलेर जनरल, जिन्होंने वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और बोलीविया को आजादी दिलाई। और बोलीवर सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक विचारक भी थे। उनके पास एक बहुत बड़ा सपना था। वो इन सभी नए आजाद हुए देशों को जोड़कर एक महान राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिससे उन्होंने ग्रांड कोलंबिया का नाम दिया। वो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक ताकतवर संघ बनाना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। हमारे स्रोत कहते हैं कि इसकी वजह स्थानीय मतभेद थे, जो सुनने में बहुत सामान्य लगता है। असली वजह क्या थी? इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। देखिए, स्पेन ने अपने शासन को आसान बनाने के लिए जो प्रशासनिक सीमाएं बनाई थी, अच्छा, उन्हीं सीमाओं ने धीरे धीरे लोगों के अंदर अलग अलग पहचान बना दी थी। एक वेनेजुएलाई एक कोलंबियाई से खुद को अलग समझने लगा था। मतलब आजादी के बाद वो ग्रांड कोलंबियन होने से पहले खुद को वेनेजुएलाई या इक्वाडोरियन मानते थे। एकदम। यानी जिस औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ वो लड़े, उसी की बनाई पहचान ने उन्हें एक होने से रोक दिया। बोलीवर का सपना इसी क्षेत्रीय पहचान की भेंट चढ़ गया। वाह, ये तो बड़ी विडंबना है। और जब बोलीवर उत्तर में ये लड़ाई लड़ रहे थे, दक्षिण में क्या हो रहा था? दक्षिण में एक और नायक उभर रहा था, होजे दे सान मार्टिन।
वो अर्जेंटीना के एक बहुत ही अनुशासित और अनुभवी फौजी थे। वो बॉलीवर की तरह जोशीले भाषण नहीं देते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चुपचाप अपनी रणनीति पर काम करते थे। और उन्होंने जो किया वो तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। अपनी पूरी सेना के साथ विशाल और बर्फीले एंडीज पहाड़ों को पार करना। हाँ, ये आज के समय में भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। उस जमाने में बिना आधुनिक उपकरणों के ये कैसे मुमकिन हुआ? ये लगभग नामुमकिन था और इसीलिए ये इतना असरदार साबित हुआ। स्पेनिश सेना सोच भी नहीं सकती थी कि कोई दुश्मन एंडीज को पार करके हमला करेगा। तो उन्होंने उन्हें चौंका दिया। बिल्कुल, सैन मार्टिन की इस दिलेरी ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने पहले चिली को आजाद कराया और फिर पेरू पहुंचे, जो दक्षिण अमेरिका में स्पेन की ताकत का सबसे मजबूत किला था। तो उन्होंने अर्जेंटीना, चिली और पेरू की आजादी का रास्ता खोला। हाँ बिल्कुल, एक तरफ बोलीवर का जुनून और विशाल सपना, और दूसरी तरफ सैन मार्टिन की खामोश रणनीति। और इन दोनों ने मिलकर ही स्पेनिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी। बोलीवर उत्तर से नीचे आ रहे थे और सैन मार्टिन दक्षिण से ऊपर। तो उन्होंने स्पेन की सेना को दो तरफा लड़ाई में फंसा दिया। हाँ, जिससे उभरना उनके लिए नामुमकिन हो गया। ये दोनों इस क्रांति के दो सबसे मजबूत स्तंभ थे। लेकिन जहाँ स्पेन के कब्जे वाले इलाकों में आजादी के लिए इतना खून खराबा हुआ, वहीं एक बहुत बड़ा देश ऐसा भी था जहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी। आप ब्राजील की बात कर रही हैं? हाँ, जहाँ आजादी लगभग बिना एक गोली चलाए मिल गई। जो पुर्तगाल की कॉलोनी थी, और उसकी कहानी वाकई अनोखी है। साल था 1822। ये कैसे हुआ? जब बाकी जगह जल रही थीं, तो ब्राजील में इतनी शांति कैसे रही? इसकी जड़ें भी नेपोलियन के आक्रमण से ही जुड़ी हैं। जब नेपोलियन की सेना ने पुर्तगाल पर हमला किया, तो वहां का शाही परिवार डरकर भागा और अपनी सबसे बड़ी और अमीर कॉलोनी यानी ब्राजील में आकर बस गया। ठीक, कई सालों तक उन्होंने रियो दे जनेरियो से ही पूरे पुर्तगाली साम्राज्य पर शासन किया। मतलब कॉलोनी ही साम्राज्य का केंद्र बन गई। ठीक यही हुआ। और जब यूरोप में नेपोलियन हार गया और राजा वापस पुर्तगाल लौटे, तो उन्होंने अपने बेटे राजकुमार पेड्रो को ब्राजील में ही अपना प्रतिनिधि बनाकर छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन तब तक ब्राजील के अमीर क्रियोल वर्ग को सत्ता का स्वाद लग चुका था। उन्होंने राजकुमार पेड्रो से कहा कि आप पुर्तगाल वापस मत जाइए, यहीं रुकिए और ब्राजील को एक आजाद देश घोषित कर दीजिए, और हम आपको अपना सम्राट मान लेंगे। और राजकुमार मान गए। वो मान गए। 1822 में उन्होंने खुद को ब्राजील का सम्राट पेड्रो प्रथम घोषित कर दिया। तो बिना किसी बड़ी लड़ाई या क्रांति के सत्ता पुर्तगाल के राजा के हाथ से निकलकर उनके ही बेटे के हाथ में आ गई। हाँ, ये क्रांति से ज्यादा परिवार के अंदर सत्ता का हस्तांतरण था। तो इसका मतलब ब्राजील में आम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं बदला। क्या वहां भी सामाजिक ढांचा वैसा का वैसा ही बना रहा? बिल्कुल, बल्कि वहां तो और भी कम बदलाव हुआ है, क्योंकि सत्ता राजकुमार के हाथ में ही रही, इसलिए पुराना अभिजात वर्ग और भी मजबूत हो गया। और गुलामी, जो मानवता पर एक कलंक थी, वो ब्राजील में स्पेनिश कॉलोनियों के मुकाबले कहीं ज्यादा समय तक 1888 तक चलती रही। तो उस शांति की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, और वो कीमत थी सामाजिक बदलाव का पूरी तरह से रोक जाना। तो 1830 आते आते लगभग पूरा लैटिन अमेरिका यूरोपीय ताकतों से आजाद हो चुका था। नायकों ने जंग जीत ली थी, लेकिन क्या वो शांति भी जीत पाए? दुर्भाग्य से बिल्कुल नहीं। क्या आजादी के बाद वो देश बना जिसका सपना बोलीवर जैसे लोगों ने देखा था? नहीं, और यही हम कहानी के सबसे दुखद मोड़ पर आते हैं। हाँ। आजादी तो मिल गई, पर सपने टूट गए। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? एकता की कमी। बोलीवर का ग्रांड कोलंबिया का सपना बिखर गया। लैटिन अमेरिका दर्जनों छोटे छोटे देशों में बंट गया, जो अक्सर सीमा विवादों को लेकर आपस में ही लड़ते रहते थे। हाँ, और राजनीतिक तौर पर भी लोकतंत्र कागज पर तो आया, पर जमीन पर नहीं उतर पाया। उसकी जगह कॉर्डिलोस ने ले ली। हाँ, कॉर्डिलोस। ये असल में ताकतवर जमींदार और पूर्व सैन्य नेता थे। क्योंकि दशकों तक सिर्फ लड़ाई ही हुई थी, तो समाज में सेनापति का सम्मान और डर सबसे ज्यादा था। तो जब नई सरकारें कमजोर साबित हुईं, तो इन लोगों ने अपनी निजी सेनाओं के दम पर सत्ता पर कब्जा कर लिया। लोगों के लिए वो एक राजा जैसे ही थे, बस बिना ताज के। और आम आदमी जिसके नाम पर ये सारी क्रांति लड़ी गई थी, उसकी जिंदगी में क्या बदला? बहुत ही कम। सामाजिक पिरामिड वैसा का वैसा ही रहा, बस सबसे ऊपर बैठे पेनिनसुलार्स की जगह क्रियोल्स ने ले ली। मतलब शासक का रंग और नस्ल बदल गई, लेकिन शासन का तरीका नहीं बदला। बिल्कुल, जमीन अब भी कुछ परिवारों के हाथ में थी, गरीबी और असमानता वैसी ही थी, और आर्थिक निर्भरता भी खत्म नहीं हुई। पहले वो स्पेन और पुर्तगाल पर निर्भर थे, अब वो ब्रिटेन और अमेरिका के सामान और कर्ज पर निर्भर हो गए। हमारे स्रोत में एक लाइन है जो इस पूरी स्थिति का निचोड़ बता देती है। हाँ, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं।
लैटिन अमेरिकी क्रांतियों ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो दिलाई, लेकिन वे सामाजिक परिवर्तन लाने में विफल रहीं। उन्होंने शासक बदल दिए, पर समाज का ढांचा नहीं बदला। बिल्कुल। तो ये क्रांतियां फ्रांस की क्रांति से कैसे अलग थीं, जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, फ्रांस की क्रांति ने सिर्फ राजा को नहीं हटाया था, उसने पूरे सामंती समाज को, उसके वर्ग भेद को जड़ से उखाड़ दिया था। वो एक सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह की क्रांति थी। के रूप से राजनीतिक थी। सत्ता स्पेनिश हाथों से निकलकर स्थानीय क्रियोल अभिजात वर्ग के हाथों में आ गई, पर आम लोगों के लिए व्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बार फटाफट समेट लेते हैं। हमारे मेमोरी बॉक्स में क्या क्या जाना चाहिए? जरूर। सबसे पहले इस क्रांति की वजह क्या थी? 3 मुख्य बातें। यूरोपीय ताकतों द्वारा संसाधनों की लूट, समाज में नस्ल के आधार पर गहरा भेदभाव, और नेपोलियन के हमले की वजह से स्पेन और पुर्तगाल का कमजोर पड़ जाना। दूसरा, ये क्रांति असल में थी कैसी? ये मुख्य रूप से अमीर क्रियोल वर्ग के नेतृत्व में हुई थी। उनका मकसद राजनीतिक आजादी हासिल करना था, न कि समाज में बराबरी लाना। और आखिर में इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा मिला जुला था। हाँ, नए देश बने, यूरोपीय शासन खत्म हुआ, लेकिन सामाजिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक निर्भरता की समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी रहीं। बिल्कुल सही हूं। इन 3 बिंदुओं में पूरी कहानी का सार है, पर अंत में एक सवाल दिमाग में रह जाता है। क्या? हमारे स्रोत ये साफ दिखाते हैं कि आजादी का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। क्रियोल्स के लिए इसका मतलब था सत्ता पर कब्जा, लेकिन बाकी बड़ी आबादी के लिए हालात ज्यादा नहीं बदले। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। जब कोई क्रांति सिर्फ सबसे ऊपर बैठे लोगों को बदलती है, लेकिन समाज के बुनियादी ढांचे और उसकी असमानताओं को नहीं छूती, तो क्या उसे वाकई एक सफल क्रांति कहा जा सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों के लिए प्रासंगिक है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभिवादन। आज हम 20वीं सदी की उस एक घटना पर बहुत गहराई से बात करने वाले हैं जिसने दुनिया का नक्शा और शायद सोचने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल दिया। जी। रूसी क्रांति। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि उस ज्वालामुखी के फटने की पूरी कहानी सुनाते हैं जो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ऐसा हुआ क्यों, बिल्कुल। कैसे कितना बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और ये कहानी, जैसा आपने कहा, सिर्फ रूस की नहीं है। नहीं, ये उन विचारों की कहानी है जिन्होंने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक ऐसी वैचारिक लड़ाई शुरू की जो लगभग पूरी सदी तक चली। तो आज हम उन्हीं दरारों को देखेंगे जो जार के साम्राज्य की नींव में पहले से ही मौजूद थी। हाँ, और कैसे पहले विश्व युद्ध के एक ही झटके ने उस पूरी इमारत को। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 20वीं सदी की दहलीज पर खड़ा रूस एक जमे हुए साम्राज्य जैसा था। जार निकोलस द्वितीय का शासन था। अब सब जानते हैं कि वो एक निरंकुश शासक थे, पर इसका जमीन पर असली मतलब क्या था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। निरंकुशता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं थी। अच्छा। वो एक पूरे सिस्टम की जड़ता थी। सोचिए, यूरोप के बाकी देश औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहे थे, लोकतंत्र की बातें हो रही थीं। और रूस अभी भी एक तरह की सामंती व्यवस्था में फंसा हुआ था। कोई संसद नहीं जो जार पर लगाम लगा सके, कोई मजबूत मध्य वर्ग नहीं, और लगभग 85% आबादी किसानों की थी जो बहुत ही मध्ययुगीन हालातों में जी रहे थे। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जो किसी भी बड़े झटके को सहने के लिए बना ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। और शहरों में जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री आई भी, वहां मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। 12 से 15 घंटे काम, वेतन बहुत कम और कोई अधिकार नहीं। चारों तरफ गुप्त पुलिस और सेंसरशिप का माहौल। हाँ, और यही वो जमीन थी जहां मार्क्सवादी विचार जड़ें जमाने लगे। इन मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ था नहीं, और समाजवाद ने उन्हें एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाया। तो एक तरफ असंतुष्ट किसान, दूसरी तरफ शोषित मजदूर, और इन सब के ऊपर एक ऐसा शासक जो मानता था कि उसे शासन करने का दैवीय अधिकार है। ये एक विस्फोटक मिश्रण था जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो पहली बड़ी चिंगारी दिखी 1905 में, खूनी रविवार। हाँ, जब मजदूरों का एक शांतिपूर्ण जुलूस जार से कुछ रियायतों की मांग करने विंटर पैलेस पहुंचा था और उन पर गोलियां चला दी गईं। इस एक घटना ने जार और जनता के बीच के बहुत गहरे रिश्ते को तोड़ दिया। किस तरह के रिश्ते को? रूस में जार को लिटिल फादर यानी छोटे पिता की तरह देखा जाता था, एक संरक्षक,
खूनी रविवार ने इस छवि को चकनाचूर कर दिया। मतलब पिता ने ही अपने बच्चों पर गोलियां चलवा दी। बिल्कुल, वो जो भरोसा था वो हमेशा के लिए टूट गया। इसके बाद जो विद्रोह हुए, उन्होंने जार को ड्यूमा यानी एक नाममात्र की संसद बनाने पर मजबूर तो किया, पर जार ने उसे कभी असली शक्ति दी नहीं। कभी नहीं। वो बस एक दिखावा था। तो 1905 की क्रांति एक तरह से असफल रही। लेकिन उसने जार के शासन की नींव में दरारें जरूर डाल दी थीं। क्या ये कहना सही होगा कि ये 1917 की असली क्रांति के लिए एक ड्रेस रिहर्सल थी? बिल्कुल सही शब्द है, ड्रेस रिहर्सल। इसने दिखा दिया कि सिस्टम कितना कमजोर है। क्रांतिकारियों को अनुभव मिला, जनता को एहसास हुआ कि जार का शासन अजेय नहीं है। लेकिन फिर भी साम्राज्य किसी तरह बच गया। हाँ, बच गया। और फिर 1914 में वो तूफान आया जिसके लिए रूस बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पहला विश्व युद्ध। जी। स्रोतों में इस पर काफी जोर है कि युद्ध रूस के लिए एक राष्ट्रीय आपदा साबित हुआ। जार ने सोचा था कि युद्ध से देशभक्ति की लहर उठेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। हाँ, मोर्चे पर लगातार हार, लाखों सैनिकों की मौत और देश के अंदर खाने की जबरदस्त कमी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि युद्ध ने रूस की हर एक कमजोरी को उजागर कर दिया। ये एक आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। और रूस की व्यवस्था अभी भी सामंती थी। बिल्कुल। न तो हथियार बनाने के लिए कारखाने थे, न सैनिकों तक खाना और गोला बारूद पहुंचाने के लिए अच्छी रेलवे लाइनें। और जार ने खुद सेना की कमान संभाल ली, जबकि उन्हें सैन्य रणनीति का कोई अनुभव नहीं था। और राजधानी में जारीना पर रहस्यमयी रासपुतिन का प्रभाव, मतलब सरकार का मजाक बन गया था। तो युद्ध ने उस जमे हुए साम्राज्य को पूरी तरह से पिघला दिया। हाँ, जो सैनिक कल तक जार के वफादार थे, वो अब युद्ध से तंग आ चुके थे। किसान परेशान थे, शहरों में महिलाएं रोटी के लिए घंटों लाइन में खड़ी थीं, जमीन पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। और फिर आया फरवरी 1917। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी बड़े नेता ने नहीं की, नहीं, बल्कि पेट्रोग्राद की महिला मजदूरों ने की। वो रोटी की मांग को लेकर सड़कों पे उतरी। हाँ, और ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो बहुत जल्द एक आम हड़ताल में बदल गया। और जार ने वही किया जो वो हमेशा करते थे, गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। हाँ, इस बार सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। कई तो प्रदर्शनकारियों से जा मिले। ये निर्णायक क्षण था। बिल्कुल। जिस सेना के दम पर जार का शासन टिका था, उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में जार को गद्दी छोड़नी पड़ी और 300 साल पुराना रोमानोव राजवंश का शासन खत्म हो गया। तो जार के जाने के बाद तो सब ठीक हो जाना चाहिए था। एक अस्थायी सरकार बनी, लोकतंत्र की उम्मीद जगी। फिर अक्टूबर में एक और क्रांति की जरूरत क्यों पड़ गई? 8 महीने में? हाँ, 8 महीने में ऐसा क्या गलत हो गया? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जार के जाने के बाद एक पावर वैक्यूम, मतलब सत्ता का एक खालीपन पैदा हो गया। अच्छा। और इसे भरने के लिए 2 केंद्र बन गए। एक तरफ थी अस्थायी सरकार, जो ड्यूमा के नेताओं ने बनाई थी, जी, और दूसरी तरफ थी सोवियत, यानी मजदूरों और सैनिकों की अपनी परिषदें। इसी को दोहरी शक्ति की स्थिति कहा गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि देश में एक साथ 2 सरकारें चल रही थी। हाँ, बिल्कुल। एक सरकार जिसके पास पद थे लेकिन जनता का समर्थन नहीं था, और दूसरी जिसके पास पद नहीं थे लेकिन सेना और मजदूरों का असली समर्थन था। तो देश एक तरह से लकवाग्रस्त हो गया। बिल्कुल। और अस्थायी सरकार ने 2 सबसे बड़ी गलतियां की। पहली, उन्होंने जनता की इच्छा के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। और दूसरी, उन्होंने भूमि सुधार के सबसे जरूरी सवाल को भविष्य के लिए टाल दिया। और बस इसी मौके पर लेनिन की एंट्री होती है। हाँ, वो निर्वासन से लौटते हैं और एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नारा देते हैं, शांति, भूमि और रोटी। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। एक सवाल मेरे मन में आता है, जी, लेनिन तो देश से बाहर थे, रूस में और भी कई बड़े नेता थे। ऐसा क्या था लेनिन में कि वो आते ही इतने प्रभावशाली हो गए? लेनिन की प्रतिभा ये थी कि वो सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो सत्ता के खिलाड़ी थे। उन्होंने उस पल की नब्ज को पकड़ लिया। जहां दूसरे नेता संविधान और चुनाव की प्रक्रियाओं पर बहस कर रहे थे, वहीं लेनिन ने जनता की 3 सबसे बुनियादी जरूरतों को अपना एजेंडा बना लिया। शांति, भूमि और रोटी। हाँ, सैनिकों को शांति चाहिए थी, किसानों को भूमि चाहिए थी और मजदूरों को रोटी। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, अस्थायी सरकार ये सब नहीं दे सकती, केवल सोवियत ही दे सकती है। और इसी नारे के दम पर बोल्शेविकों ने तेजी से सोवियतों में अपना समर्थन बढ़ाया और फिर अक्टूबर में उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। हाँ, और जैसा स्रोतों में साफ है, ये कोई लंबा खूनी संघर्ष नहीं था। नहीं, एक त्वरित तख्तापलट था। बिल्कुल, क्योंकि तब तक अस्थायी सरकार के पास कोई समर्थन बचा ही नहीं था। बोल्शेविकों ने तो बस उस सत्ता को उठा लिया जो सड़क पर पड़ी हुई थी।
25 अक्टूबर की रात को उन्होंने सरकारी इमारतों पर लगभग बिना किसी प्रतिरोध के कब्जा कर लिया। तो कह सकते हैं कि फरवरी क्रांति एक जनविद्रोह था, जबकि अक्टूबर क्रांति एक सुनियोजित तख्तापलट। सत्ता में आना एक बात है, पर इतने बड़े देश पर नियंत्रण बनाए रखना, ये तो बिल्कुल दूसरी बात होगी। बहुत ज्यादा मुश्किल। सत्ता में आते ही उन्हें एक भयानक गृहयुद्ध का सामना करना पड़ा, जो 1918 से 1922 तक चला। अच्छा। एक तरफ उनकी रेड आर्मी थी और दूसरी तरफ थी व्हाइट आर्मी, जिसमें जार के समर्थक, उदारवादी, दूसरे समाजवादी सब शामिल थे। और उन्हें विदेशी ताकतों का भी समर्थन था, है ना? हाँ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान सब उनकी मदद कर रहे थे। ये एक बेहद क्रूर और विनाशकारी युद्ध था। तो इस गृह युद्ध ने नए सोवियत राज्य के चरित्र को कैसे गढ़ा? इसमें सोवियत राज्य को जन्म से ही बहुत ज्यादा केंद्रीकृत, क्रूर और तानाशाही बना दिया। मतलब? गृह युद्ध जीतने के लिए बोल्शेविकों ने वॉर कम्युनिज्म की नीति अपनाई। किसानों से जबरदस्ती आना छीनना, उद्योगों पर पूरा सरकारी नियंत्रण और किसी भी विरोध को कुचलने के लिए रेड टेरर यानी लाल आतंक का सहारा लिया। चेका नाम की गुप्त पुलिस भी बनाई गई। जी, तो जो राज्य मजदूरों की तानाशाही के नाम पर बना था, वो असल में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही में बदल गया। और 1922 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की औपचारिक स्थापना हुई, दुनिया का पहला समाजवादी राज्य। इसका वैश्विक राजनीति पर क्या असर हुआ? इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली बार मार्क्स का सिद्धांत कागज से निकलकर जमीन पर एक हकीकत बन गया था। तो एक तरफ तो इसने दुनिया भर के उपनिवेशों में आजादी के आंदोलनों को प्रेरित किया होगा। बिल्कुल। भारत में भी कम्युनिस्ट आंदोलन को इससे बहुत प्रेरणा मिली। उन्हें लगा कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का एक विकल्प मौजूद है। और दूसरी तरफ इसने पश्चिमी पूंजीवादी देशों को डरा दिया। उन्हें कम्युनिस्ट खतरे का डर सताने लगा। और यहीं से शीत युद्ध की नींव पड़ी। बिल्कुल। दुनिया दो खेमों में बंट गई, एक अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी खेमा और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी खेमा। और ये लड़ाई अगले 70 सालों तक चली। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सार क्या है? अगर हम इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना चाहें, तो पहला और सबसे बड़ा कारण था जार की निरंकुशता पर आधारित एक जर्जर राजनीतिक ढांचा, जो एक आधुनिक युद्ध का दबाव नहीं झेल सका। और साथ में किसानों की बदहाली और मजदूरों का शोषण। बिल्कुल। दूसरा, विचारधारा। हाँ, मार्क्सवाद लेनिनवाद ने एक वैकल्पिक व्यवस्था का शक्तिशाली सपना पेश किया और लेनिन जैसे नेता ने इस विचारधारा को शांति, भूमि और रोटी जैसे सरल नारों में बदलकर आम जनता तक पहुंचा दिया और एक बिखरे हुए असंतोष को एक संगठित क्रांति में बदल दिया। जी। और तीसरा, इसका वैश्विक प्रभाव। इस क्रांति ने शीत युद्ध की शुरुआत की और दुनिया को दो वैचारिक ध्रुवों में बांट दिया। जैसा कि एक स्रोत में कहा गया है, रूसी क्रांति ने एक सामंती निरंकुशता को दुनिया के पहले समाजवादी राज्य में बदल दिया। ये महज एक तख्ता पलट नहीं था, ये इतिहास के पहिए को एक नई दिशा में मोड़ने जैसा था। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, क्या इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी ताकतों और आर्थिक स्थितियों से ही बनता है, या फिर शांति, भूमि और रोटी जैसे सही समय पर कहे गए कुछ सरल शब्द भी एक पूरे साम्राज्य को गिराने और दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो जुनून, क्रांति और हाँ, टूटे हुए सपनों से भरा है। हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की। सोचिए, एक ऐसी जमीन जो सोने चांदी से मतलब बेशकीमती संसाधनों से लबालब हो, लेकिन वहां के लोग सदियों तक गरीबी और गुलामी में जिए। ये कहानी इसी पहेली को सुलझाती है कि आखिर ऐसा क्यों था और फिर कैसे उन लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कहानी समाज के अंदर उबल रहे गुस्से की है, पहचान की है और इस सवाल की है कि आज़ादी का असली मतलब क्या होता है। तो आज हम इसी की पूरी परतें खोलेंगे ताकि ये समझ सकें कि असल में क्या हुआ और क्यों हुआ। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये बेचैनी शुरू हुई। 1800 के दशक की शुरुआत, क्रांति से ठीक पहले का लैटिन अमेरिका। उस वक्त इस पूरे इलाके पर दो यूरोपियन ताकतों का कब्जा था, स्पेन और पुर्तगाल। और ये कब्जा सिर्फ राजनीतिक नहीं था, है ना? नहीं, ये पूरी तरह से एक आर्थिक शोषण का सिस्टम था। मतलब
एक ही मकसद था, लैटिन अमेरिका के संसाधनों को निकालकर यूरोप भेजना। सोना, चांदी, चीनी, कॉफी, सब कुछ जहाजों में भरकर अटलांटिक के पार जा रहा था। इसीलिए वो कहावत बनी, धनी भूमि गरीब लोग। जमीन अमीर होती जा रही थी, लेकिन लोग गरीब। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा सामाजिक ढांचा बनाया था। इसे समझना आप इस पूरी कहानी की चाबी है। बिल्कुल, ये एक पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर चोटी पर बैठे थे पेनिनसुलारिस। ये वो लोग थे जो सीधे स्पेन से आए थे। हाँ, सरकार के सबसे बड़े पद, सेना की कमान, चर्च का नियंत्रण, सारी असली ताकत इन्हीं मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी। एक मिनट, मैं इसे ठीक से समझना चाहती हूँ। उनके ठीक नीचे थे क्रियोल्स। क्रियोल्स, हाँ, ये वो लोग थे जिनके पुरखे तो यूरोपीय ही थे, लेकिन इनका जन्म लैटिन अमेरिका की कॉलोनियों में हुआ था। ये अमीर जमींदार थे, बड़े व्यापारी थे। पैसा और जमीन सब कुछ था इनके पास, पर कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी। ये बात अजीब लगती है, पैसा है पर पावर नहीं। उन्हें सरकार से बाहर क्यों रखा गया था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये स्पेन की कंट्रोल की पॉलिसी थी। उनका मानना था कि जो सीधे स्पेन से आया है वही सल्तनत का वफादार होगा। अच्छा। कॉलोनी में पैदा हुआ व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसकी वफादारी हमेशा शक के घेरे में रहती थी। मतलब उन्हें लगता था कि ये लोग अपनी जमीन से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। बिल्कुल, स्पेन से नहीं। और यही शक, यही अपमान क्रियोल्स के दिलों में कांटे की तरह चुभता था। और इस पिरामिड में सबसे नीचे कौन था? सबसे नीचे एक बहुत बड़ी आबादी थी। इसमें मेस्तीजो थे, जो यूरोपीय और स्थानीय लोगों के वंशज थे, फिर वहां के मूल निवासी, और अफ्रीका से लाए गए लाखों गुलाम। हाँ, इनके पास न जमीन थी, न अधिकार, न कोई आवाज। उनका काम सिर्फ इस पिरामिड का बोझ उठाना था। तो मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां बाहर से आए लोग मलाई खा रहे हैं, स्थानीय अमीर लोग पैसे के बावजूद बेबस हैं, और बाकी पूरी आबादी का सिर्फ शोषण हो रहा है। ये तो एक प्रेशर कुकर जैसा लग रहा है जो फटने के लिए तैयार बैठा हो। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। अंदर असंतोष का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। क्रियोल्स को लगता था कि ये देश हमारा है, हम इसे चलाते हैं, तो हम पर शासन कोई बाहरी क्यों करे। सही बात है। और निचला तबका तो वैसे ही जुल्म से तंग आ चुका था। मंच पूरी तरह तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी लैटिन अमेरिका से नहीं, हजारों मील दूर यूरोप से आई। बिल्कुल। 1808 में जब नेपोलियन ने स्पेन पर हमला कर दिया, उस हमले ने सब कुछ बदल दिया। स्पेन का अपनी कॉलोनियों पर जो कंट्रोल था वो अचानक कमजोर पड़ गया। हाँ, और कॉलोनियों में ये सोच तेजी से फैली जो हमारे स्रोत बताते हैं, मालिक कमजोर है, यही हमारा मौका है। और इसी मौके का फायदा उठाकर क्रियोल नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलनों की शुरुआत कर दी। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक बाहरी घटना किसी क्षेत्र में एक बहुत बड़े आंतरिक बदलाव को जन्म देती है। मतलब यहाँ सिर्फ क्रांतिकारियों की ताकत ही नहीं, बल्कि स्पेन की कमजोरी एक निर्णायक फैक्टर बनी। बिल्कुल। तो स्पेन की कमजोरी ने एक मौका तो दे दिया, लेकिन मौके को हकीकत में बदलने के लिए लीडरों की जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल। इस लड़ाई का चेहरा कौन बना? वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को अपनी हिम्मत से आगे बढ़ाया? हाँ। अब हम कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से में आते हैं, जहां दो महानायकों का उदय होता है, जो दो अलग अलग कोनों से इस महाद्वीप को आजाद कराने निकले। सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं, जहां से नाम आता है साइमन बोलीवर का। एल लिबराताडोर। हाँ, मुक्तिदाता, एक करिश्माई नेता, एक दिलेर जनरल, जिन्होंने वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और बोलीविया को आजादी दिलाई। और बोलीवर सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक विचारक भी थे। उनके पास एक बहुत बड़ा सपना था। वो इन सभी नए आजाद हुए देशों को जोड़कर एक महान राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिससे उन्होंने ग्रांड कोलंबिया का नाम दिया। वो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक ताकतवर संघ बनाना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। हमारे स्रोत कहते हैं कि इसकी वजह स्थानीय मतभेद थे, जो सुनने में बहुत सामान्य लगता है। असली वजह क्या थी? इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। देखिए, स्पेन ने अपने शासन को आसान बनाने के लिए जो प्रशासनिक सीमाएं बनाई थी, अच्छा, उन्हीं सीमाओं ने धीरे धीरे लोगों के अंदर अलग अलग पहचान बना दी थी। एक वेनेजुएलाई एक कोलंबियाई से खुद को अलग समझने लगा था। मतलब आजादी के बाद वो ग्रांड कोलंबियन होने से पहले खुद को वेनेजुएलाई या इक्वाडोरियन मानते थे। एकदम। यानी जिस औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ वो लड़े, उसी की बनाई पहचान ने उन्हें एक होने से रोक दिया। बोलीवर का सपना इसी क्षेत्रीय पहचान की भेंट चढ़ गया। वाह, ये तो बड़ी विडंबना है। और जब बोलीवर उत्तर में ये लड़ाई लड़ रहे थे, दक्षिण में क्या हो रहा था? दक्षिण में एक और नायक उभर रहा था, होजे दे सान मार्टिन।
वो अर्जेंटीना के एक बहुत ही अनुशासित और अनुभवी फौजी थे। वो बॉलीवर की तरह जोशीले भाषण नहीं देते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चुपचाप अपनी रणनीति पर काम करते थे। और उन्होंने जो किया वो तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। अपनी पूरी सेना के साथ विशाल और बर्फीले एंडीज पहाड़ों को पार करना। हाँ, ये आज के समय में भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। उस जमाने में बिना आधुनिक उपकरणों के ये कैसे मुमकिन हुआ? ये लगभग नामुमकिन था और इसीलिए ये इतना असरदार साबित हुआ। स्पेनिश सेना सोच भी नहीं सकती थी कि कोई दुश्मन एंडीज को पार करके हमला करेगा। तो उन्होंने उन्हें चौंका दिया। बिल्कुल, सैन मार्टिन की इस दिलेरी ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने पहले चिली को आजाद कराया और फिर पेरू पहुंचे, जो दक्षिण अमेरिका में स्पेन की ताकत का सबसे मजबूत किला था। तो उन्होंने अर्जेंटीना, चिली और पेरू की आजादी का रास्ता खोला। हाँ बिल्कुल, एक तरफ बोलीवर का जुनून और विशाल सपना, और दूसरी तरफ सैन मार्टिन की खामोश रणनीति। और इन दोनों ने मिलकर ही स्पेनिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी। बोलीवर उत्तर से नीचे आ रहे थे और सैन मार्टिन दक्षिण से ऊपर। तो उन्होंने स्पेन की सेना को दो तरफा लड़ाई में फंसा दिया। हाँ, जिससे उभरना उनके लिए नामुमकिन हो गया। ये दोनों इस क्रांति के दो सबसे मजबूत स्तंभ थे। लेकिन जहां स्पेन के कब्जे वाले इलाकों में आजादी के लिए इतना खून खराबा हुआ, वहीं एक बहुत बड़ा देश ऐसा भी था जहां कहानी बिल्कुल अलग थी। आप ब्राजील की बात कर रही हैं? हाँ, जहां आजादी लगभग बिना एक गोली चलाए मिल गई। जो पुर्तगाल की कॉलोनी थी, और उसकी कहानी वाकई अनोखी है। साल था 1822। ये कैसे हुआ? जब बाकी जगह जल रही थीं, तो ब्राजील में इतनी शांति कैसे रही? इसकी जड़ें भी नेपोलियन के आक्रमण से ही जुड़ी हैं। जब नेपोलियन की सेना ने पुर्तगाल पर हमला किया, तो वहां का शाही परिवार डरकर भागा और अपनी सबसे बड़ी और अमीर कॉलोनी यानी ब्राजील में आकर बस गया। ठीक, कई सालों तक उन्होंने रियो दे जनेरियो से ही पूरे पुर्तगाली साम्राज्य पर शासन किया। मतलब कॉलोनी ही साम्राज्य का केंद्र बन गई। ठीक यही हुआ। और जब यूरोप में नेपोलियन हार गया और राजा वापस पुर्तगाल लौटे, तो उन्होंने अपने बेटे राजकुमार पेड्रो को ब्राजील में ही अपना प्रतिनिधि बनाकर छोड़ दिया। अच्छा। लेकिन तब तक ब्राजील के अमीर क्रियोल वर्ग को सत्ता का स्वाद लग चुका था। उन्होंने राजकुमार पेड्रो से कहा कि आप पुर्तगाल वापस मत जाइए, यहीं रुकिए और ब्राजील को एक आजाद देश घोषित कर दीजिए, और हम आपको अपना सम्राट मान लेंगे। और राजकुमार मान गए। वो मान गए। 1822 में उन्होंने खुद को ब्राजील का सम्राट पेड्रो प्रथम घोषित कर दिया। तो बिना किसी बड़ी लड़ाई या क्रांति के सत्ता पुर्तगाल के राजा के हाथ से निकलकर उनके ही बेटे के हाथ में आ गई। हाँ, ये एक क्रांति से ज्यादा परिवार के अंदर सत्ता का हस्तांतरण था। तो इसका मतलब ब्राजील में आम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं बदला। क्या वहां भी सामाजिक ढांचा वैसा का वैसा ही बना रहा? बिल्कुल, बल्कि वहां तो और भी कम बदलाव हुआ है, क्योंकि सत्ता राजकुमार के हाथ में ही रही, इसलिए पुराना अभिजात वर्ग और भी मजबूत हो गया। और गुलामी, जो मानवता पर एक कलंक थी, वो ब्राजील में स्पेनिश कॉलोनियों के मुकाबले कहीं ज्यादा समय तक 1888 तक चलती रही। तो उस शांति की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, और वो कीमत थी सामाजिक बदलाव का पूरी तरह से रोक जाना। तो 1830 आते आते लगभग पूरा लैटिन अमेरिका यूरोपीय ताकतों से आजाद हो चुका था। नायकों ने जंग जीत ली थी, लेकिन क्या वो शांति भी जीत पाए? दुर्भाग्य से बिल्कुल नहीं। क्या आजादी के बाद वो देश बना जिसका सपना बोलीवर जैसे लोगों ने देखा था? नहीं, और यही हम कहानी के सबसे दुखद मोड़ पर आते हैं। हाँ। आजादी तो मिल गई, पर सपने टूट गए। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? एकता की कमी। बोलीवर का ग्रांड कोलंबिया का सपना बिखर गया। लैटिन अमेरिका दर्जनों छोटे छोटे देशों में बंट गया, जो अक्सर सीमा विवादों को लेकर आपस में ही लड़ते रहते थे। हाँ, और राजनीतिक तौर पर भी लोकतंत्र कागज पर तो आया, पर जमीन पर नहीं उतर पाया। उसकी जगह कॉर्डिलोस ने ले ली। हाँ, कॉर्डिलोस। ये असल में ताकतवर जमींदार और पूर्व सैन्य नेता थे। क्योंकि दशकों तक सिर्फ लड़ाई ही हुई थी, तो समाज में सेनापति का सम्मान और डर सबसे ज्यादा था। तो जब नई सरकारें कमजोर साबित हुईं, तो इन लोगों ने अपनी निजी सेनाओं के दम पर सत्ता पर कब्जा कर लिया। लोगों के लिए वो एक राजा जैसे ही थे, बस बिना ताज के। और आम आदमी जिसके नाम पर ये सारी क्रांति लड़ी गई थी, उसकी जिंदगी में क्या बदला? बहुत ही कम। सामाजिक पिरामिड वैसा का वैसा ही रहा। बस सबसे ऊपर बैठे पेनिनसुलार्स की जगह क्रियोल्स ने ले ली। मतलब शासक का रंग और नस्ल बदल गई, लेकिन शासन का तरीका नहीं बदला। बिल्कुल, जमीन अब भी कुछ परिवारों के हाथ में थी, गरीबी और असमानता वैसी ही थी, और आर्थिक निर्भरता भी खत्म नहीं हुई। पहले वो स्पेन और पुर्तगाल पर निर्भर थे, अब वो ब्रिटेन और अमेरिका के सामान और कर्ज पर निर्भर हो गए। हमारे स्रोत में एक लाइन है जो इस पूरी स्थिति का निचोड़ बता देती है। हाँ, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं।
लैटिन अमेरिकी क्रांतियों ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो दिलाई, लेकिन वे सामाजिक परिवर्तन लाने में विफल रहीं। उन्होंने शासक बदल दिए, पर समाज का ढांचा नहीं बदला। बिल्कुल। तो ये क्रांतियां फ्रांस की क्रांति से कैसे अलग थीं, जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, फ्रांस की क्रांति ने सिर्फ राजा को नहीं हटाया था, उसने पूरे सामंती समाज को, उसके वर्ग भेद को जड़ से उखाड़ दिया था। वो एक सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह की क्रांति थी। के रूप से राजनीतिक थी। सत्ता स्पेनिश हाथों से निकलकर स्थानीय क्रियोल अभिजात वर्ग के हाथों में आ गई, पर आम लोगों के लिए व्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बार फटाफट समेट लेते हैं। हमारे मेमोरी बॉक्स में क्या क्या जाना चाहिए? जरूर। सबसे पहले इस क्रांति की वजह क्या थी? 3 मुख्य बातें। यूरोपीय ताकतों द्वारा संसाधनों की लूट, समाज में नस्ल के आधार पर गहरा भेदभाव, और नेपोलियन के हमले की वजह से स्पेन और पुर्तगाल का कमजोर पड़ जाना। दूसरा, ये क्रांति असल में थी कैसी? ये मुख्य रूप से अमीर क्रियोल वर्ग के नेतृत्व में हुई थी। उनका मकसद राजनीतिक आजादी हासिल करना था, न कि समाज में बराबरी लाना। और आखिर में इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा मिला जुला था। हाँ, नए देश बने, यूरोपीय शासन खत्म हुआ, लेकिन सामाजिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक निर्भरता की समस्याएं वैसी की वैसी ही बनी रहीं। बिल्कुल सही। इन 3 बिंदुओं में पूरी कहानी का सार है, पर अंत में एक सवाल दिमाग में रह जाता है। क्या? हमारे स्रोत ये साफ दिखाते हैं कि आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। क्रियोल्स के लिए इसका मतलब था सत्ता पर कब्जा, लेकिन बाकी बड़ी आबादी के लिए हालात ज्यादा नहीं बदले। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। जब कोई क्रांति सिर्फ सबसे ऊपर बैठे लोगों को बदलती है, लेकिन समाज के बुनियादी ढांचे और उसकी असमानताओं को नहीं छूती, तो क्या उसे वाकई एक सफल क्रांति कहा जा सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों के लिए प्रासंगिक है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कोई देश मतलब एक ही रात में बन सकता है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। या फिर उसे बनाने के लिए एक एक अजीब सी टीम चाहिए होती है? जैसे एक इंसान जो सिर्फ बड़े-बड़े सपने देखे, दूसरा जो शातिर चालें चले, और तीसरा जो मैदान में जाकर लड़ मरे। ये सवाल तो बहुत मजेदार है। देखिए, इतिहास को देखें तो कोई भी देश बनाना एक टेढ़ी खीर रहा है, जिसमें अलग-अलग सोच और हुनर वाले लोग एक साथ आते हैं। हाँ, कभी-कभी तो वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी एक मकसद उन्हें जोड़े रखता है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही देश के जन्म की कहानी में उतरने वाले हैं, इटली का एकीकरण, जिसे रिसॉर्जिमेंटो यानी पुनरुत्थान भी कहा जाता है। हाँ, हमारे पास जो नोट्स हैं वो इस उलझे हुए इतिहास को 5 हिस्सों में बांटते हैं। बिल्कुल एक कहानी की तरह। हाँ, एक कहानी की तरह, जिसमें किरदार हैं, उनकी अपनी-अपनी रणनीतियां हैं, और एक ऐसा नतीजा है जिसके बारे में शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन कब जीता या हारा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक जमीन का टुकड़ा, जो सालों से मतलब अलग-अलग विदेशी ताकतों के कब्जे में था, एक राष्ट्र बन गया। सही बात है। हम इसके पीछे के 3 मुख्य किरदारों के जुनून, उनकी कूटनीति और उनके बलिदान को टटोलेंगे। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। 1815 से पहले के दौर में चलते हैं। उस वक्त अगर आप किसी से इटली के बारे में पूछते, तो वो शायद आपको एक जूते के आकार का नक्शा दिखा देता। हाँ, बिल्कुल। इटली एक देश नहीं था, सिर्फ एक भौगोलिक पहचान थी। एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। सही बात है। ये इलाका पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उत्तर का जो अमीर हिस्सा था, जैसे मिलान और वेनिस, जी। वो सीधे-सीधे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के कंट्रोल में था। अच्छा? बीच में पोप का राज था, जिसे पैपल स्टेट्स कहते थे, जहां धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। और दक्षिण का क्या? और दक्षिण में 2 सिसिली का साम्राज्य था, जो एक अलग राजा के अधीन था और बाकी इलाकों से काफी पिछड़ा हुआ था। मतलब कोई एक सिस्टम था ही नहीं है। हर जगह अलग कानून, अलग शासक, और ज्यादातर शासक विदेशी थे। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में लोगों के मन में एकता की भावना आएगी भी कैसे? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अक्सर बाहरी दबाव ही अंदरूनी एकता को जन्म देता है। जब लोगों को ये महसूस होने लगता है कि उन पर कोई विदेशी ताकत हुकूमत कर रही है, तो उनमें हम और वो की भावना जागने लगती है। अच्छा। ये सिर्फ एक राजनीतिक दिक्कत नहीं थी, ये एक पहचान का संकट बन गया था।
लोगों को लगा कि हमारी भाषा मिलती जुलती है, हमारी संस्कृति की जड़ें एक हैं, फिर भी हमारा अपना कोई देश क्यों नहीं। और ऑस्ट्रिया का दबदबा इस आग में घी का काम कर रहा था। बिल्कुल। तो इस बिखरे हुए माहौल में कोई तो होगा जिसने पहली बार एक संयुक्त इटली का सपना देखा होगा। यही एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, ग्यूसेप मैज़ीनी की। हाँ, इन्हें हम इस पूरी कहानी की आत्मा कह सकते हैं, है ना? बिल्कुल कह सकते हैं। मैज़ीनी एक आदर्शवादी थे, एक लेखक, एक विचारक। उनका मानना था कि इटली को आजाद होना चाहिए और एक गणतंत्र बनना चाहिए। मतलब कोई राजा नहीं। कोई राजा नहीं। उनके लिए राष्ट्रभक्ति एक धर्म की तरह थी। इसी सोच को फैलाने के लिए उन्होंने 1831 में यंग इटली नाम का एक सीक्रेट संगठन बनाया। तो उनका प्लान क्या था? क्या वो कोई सेना बना रहे थे? नहीं, उनका हथियार सेना नहीं बल्कि शब्द थे। उनका काम था युवाओं के दिलों में राष्ट्रवाद की आग जलाना। अच्छा। वो लेख लिखते थे, भाषण देते थे और लोगों को ये यकीन दिलाते थे कि एक होकर वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये जो पूरे इटली में एक नई लहर दौड़ रही थी, ये जो जुनून था, इसी को रिसॉर्जमेंटो कहा गया। हाँ, बिल्कुल। और इस पुनरुत्थान की आवाज सबसे पहले ग्यूसेप मैज़ीनी ने बुलंद की। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हमारे नोट्स बताते हैं कि मैज़ीनी ने जो भी विद्रोह या क्रांतियां करने की कोशिश की, वो सब नाकाम रहीं। हाँ, ये सच है। उन्हें बार बार देश छोड़कर भागना पड़ा। तो क्या हम उन्हें एक असफल क्रांतिकारी नहीं कह सकते? इतिहास में उनका इतना ऊंचा दर्जा क्यों है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सैन्य नजरिए से देखें तो वो पूरी तरह असफल थे, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर? लेकिन उनकी कामयाबी बंदूकों या लड़ाइयों में नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में थी। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को एक ऐसा सपना देखना सिखाया जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब उन्होंने एक बौद्धिक जमीन तैयार की? बिल्कुल। वो नींव का वो पत्थर थे जिस पर बाद में दूसरों ने इमारत खड़ी की। कभी कभी विचार फौरी जीत से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो मैज़ीनी ने एक पूरी पीढ़ी को सपने देखना तो सिखा दिया, लेकिन ऑस्ट्रिया की विशाल सेना इन सपनों से डरने वाली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। यहां जरूरत थी एक ऐसे दिमाग की जो इस जोश को कूटनीति की बिसात पर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सके। और वो दिमाग था काउंट कैमिलो डी कैवर का। हाँ, अब कहानी में एंट्री होती है दिमाग की। कवोर सार्डिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री थे। ये इटली का इकलौता ऐसा राज्य था जहां इतालवी राजघराने का शासन था, है ना? हाँ, और जो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से काफी हद तक आजाद था। कवोर और माज़ीनी में जमीन आसमान का फर्क था। माज़ीनी जहां भावुक और आदर्शवादी थे, वहीं कवोर बेहद चतुर, यथार्थवादी और थोड़ा शातिर भी थे। उन्हें मैज़ीनी के तरीकों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। कवोर को लगता था कि माज़ीनी के जोशीले विद्रोह सिर्फ खून खराबा करवाते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। वो जानते थे कि ऑस्ट्रिया को सिर्फ भाषणों से नहीं हराया जा सकता। इसके लिए चाहिए थी राजनीतिक चालें, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और एक मजबूत सेना। और यहीं पर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चाल चली, फ्रांस से दोस्ती। हाँ, इसे रियाल पॉलिटिक कहते हैं, यानी एक ऐसी राजनीति जो आदर्शों पर नहीं बल्कि सिर्फ अपने देश के हितों पर चलती है। इसका कोई उदाहरण? इसका एक बेहतरीन उदाहरण है क्रीमियन युद्ध। इटली का उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी कैवर ने फ्रांस और ब्रिटेन की मदद के लिए अपनी सेना भेज दी। लेकिन क्यों? ताकि भविष्य में जब उसे ऑस्ट्रिया के खिलाफ मदद की जरूरत पड़े तो वो इन बड़े देशों के सामने अपना केस रख सके। ये एक शानदार रणनीतिक चाल थी। और ये चाल काम कर गई। बिल्कुल। 1859 में कैवर ने फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय को मना लिया कि वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में सार्डिनिया पिडमोंट का साथ दे। और फिर इस युद्ध में फ्रांस की मदद से उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया और उत्तरी इटली के बड़े हिस्से मतलब लोम्बार्डी को आजाद करा लिया। इस जीत ने कैवर को इटली का सबसे बड़ा नेता बना दिया। तो उन्होंने इटली की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। बिल्कुल, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख दिया था। तो हमारे पास आत्मा हो गई जिसने सपना देखा और दिमाग हो गया जिसने राजनीतिक रास्ता बनाया। लेकिन इस कहानी को एक तलवार की जरूरत थी। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा हीरो जो मैदान में जाके लड़े। और वो हीरो थे ग्यूसेप गैरीबाल्डी। वही तो, गैरीबाल्डी एक करिश्माई, दिलेर और थोड़े मनमौजी किस्म के सैन्य नेता थे। वो मैज़ीनी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और दिल से एक गणतंत्रवादी थे। लेकिन उनमें लड़ाई का कमाल का हुनर था। हाँ, कैवर जहां महलों में बैठकर शतरंज की चालें चलते थे, गैरीबाल्डी वहीं मैदान में लोगों के बीच रहकर उन्हें लड़ना सिखाते थे। और उनका सबसे बड़ा कारनामा था एक्सपीडिशन ऑफ द 1000,
यानी 1000 लोगों का अभियान। ये तो किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। ये वाकई अविश्वसनीय था। 1860 में गैरीबाल्डी अपने सिर्फ 1000 लाल शर्ट पहने वॉलंटियर्स के साथ 2 नावों में बैठकर दक्षिण इटली के सिसिली द्वीप पर उतर गए। सिर्फ 1000 लोग? हाँ, सिर्फ 1000। वहां के राजा की सेना में हजारों सैनिक थे, लेकिन गैरीबाल्डी की लोकप्रियता और उनकी गिरिलिया वॉरफेयर की रणनीति के आगे वो टिक नहीं पाए। लोगों का समर्थन मिला होगा उन्हें? जबरदस्त समर्थन मिला। कुछ ही महीनों में उन्होंने सिर्फ सिसिली ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण इटली यानी नेपल्स तक पर कब्जा कर लिया। ये तो कैवर के प्लान में भी नहीं रहा होगा। उन्हें तो डर लग गया होगा गैरीबाल्डी की इस कामयाबी से। डर? वो तो दहशत में आ गए थे। कैवर को लगा कि गैरीबाल्डी दक्षिण में एक अलग गणतंत्र बना लेंगे, जिससे इटली एक होने के बजाय 2 हिस्सों में बंट जाएगा। ओहो। ऊपर से गैरीबाल्डी रोम पर भी हमला करने की धमकी दे रहे थे, जहां पोप का शासन था और जिसे फ्रांस का संरक्षण मिला हुआ था। अगर ऐसा होता तो फ्रांस इटली का दुश्मन बन जाता। बिल्कुल। कैवर की पूरी कूटनीति दांव पर लग गई थी। और यही कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है, गैरीबाल्डी का बलिदान। बिल्कुल। गैरीबाल्डी ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो एक जीते हुए हीरो थे, चाहते तो दक्षिण के राजा बन सकते थे। हाँ, बिल्कुल बन सकते थे। लेकिन जब उत्तर से राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय अपनी सेना लेकर आए, तो गैरीबाल्डी ने उनसे मुलाकात की और अपनी जीती हुई पूरी जमीन, पूरा दक्षिण इटली उनके हवाले कर दिया। मतलब उन्होंने अपने गणतंत्र के सपने को कुर्बान कर दिया। हाँ, देश की एकता के लिए। 1 मिनट रुकते हैं। सोचिए जरा, एक इंसान जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर एक पूरा राज्य जीत लिया हो, वो उसे सोने की थाली में रखकर किसी राजा को सौंप दे, सिर्फ इसलिए ताकि एक देश बन सके। आज की राजनीति में ऐसा सोचना भी लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। ये क्षण इटली के एकीकरण का सबसे निर्णायक पल था। अगर गैरीबाल्डी ऐसा नहीं करते तो शायद इटली में गृह युद्ध छिड़ जाता। यह व्यक्तिगत आदर्शों पर राष्ट्र की एकता को तरजीह देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने दिखा दिया कि देश बनाने के लिए कभी-कभी अपने सबसे बड़े सपनों को भी छोड़ना पड़ता है। तो अब तीनों किरदार, मेज़ीनी की आत्मा, कैवर का दिमाग और गैरीबाल्डी की तलवार अपना अपना काम कर चुके थे और 1861 में इटली को एक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। हाँ, और राजा बने विक्टर इमैनुअल द्वितीय। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1861 एक बहुत बड़ी मंजिल थी, लेकिन सफर अभी बाकी था। तस्वीर अभी भी अधूरी थी। वेनिस अभी भी ऑस्ट्रिया के पास था और सबसे जरूरी रोम, इटली का दिल। हाँ, रोम अभी भी पोप के ही कब्जे में था। तो ये आखिरी 2 टुकड़े कैसे जोड़े? यहाँ भी किस्मत और कूटनीति ने साथ दिया। 1866 में जब ऑस्ट्रिया का प्रशा, जो बाद में जर्मनी बना, उसके साथ युद्ध हुआ तो इटली ने प्रशा का साथ दिया। अच्छा। भले ही इतालवी सेना बुरी तरह हारी, लेकिन क्योंकि प्रशा जीत गया था, इनाम के तौर पर इटली को वेनिस मिल गया। और रोम? और फिर 1870 में जब फ्रांस का प्रशा से युद्ध छिड़ा तो फ्रांस को रोम से अपनी सेना हटानी पड़ी। तो मौका मिल गया? बिल्कुल। मौका देखकर इतालवी सेना ने रोम पर कब्जा कर लिया और उसे आखिरकार इटली की राजधानी बना दिया गया। तो ये एक लंबी और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया थी। हाँ, और नतीजा क्या निकला? एक राजशाही, वो गणतंत्र नहीं जिसका सपना मैज़ीनी और गैरीबाल्डी ने अपनी पूरी जिंदगी देखा था। तो ये एक तरह का समझौता था। बिल्कुल। कैवर की प्रैक्टिकल सोच मैज़ीनी के आदर्शवाद पर भारी पड़ गई और यही इटली की राजनीति में आगे चलकर कई समस्याओं की जड़ भी बना। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? हमारे स्रोत इस एकीकरण के पीछे क्या मुख्य वजह बताते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो थी विदेशी शासन से छुटकारा पाने की जबरदस्त इच्छा, और दूसरी बड़ी प्रेरणा थी फ्रांसीसी क्रांति से निकले राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और समानता के विचार जो पूरे यूरोप में फैल रहे थे। और ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत अनोखी थी। ये ना तो सिर्फ ऊपर से थोपी गई क्रांति थी जैसे कि कैवर की कूटनीति, और ना ही सिर्फ जनता का विद्रोह था। तो फिर क्या था? ये दोनों का एक मिला जुला रूप था। इसमें कैवर जैसे अभिजात वर्ग का नेतृत्व था जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझता था, और साथ ही गैरीबाल्डी जैसे लोगों का जमीनी समर्थन था जो आम जनता को साथ लेकर चल सकते थे। मतलब विचार, कूटनीति और युद्ध, बिल्कुल, तीनों का बराबर का हाथ था। और इसका असर सिर्फ इटली तक सीमित नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। इसने यूरोप का पावर बैलेंस ही बदल दिया। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य कमजोर हुआ और इटली एक नई ताकत बनकर उभरा। इससे भी बढ़कर इसने दुनिया भर के उन राष्ट्रवादी आंदोलनों को हिम्मत दी
जो किसी बड़े साम्राज्य के अधीन अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। हमारे नोट्स में एक लाइन है जो इसे बहुत अच्छे से बयां करती है। इतालवी एकीकरण सिर्फ क्रांति से नहीं बल्कि कूटनीति, युद्ध और जन आंदोलनों के एक जटिल मिश्रण से हासिल किया गया था। ये लाइन इन तीनों नायकों के योगदान को एकदम सटीक तरीके से पकड़ती है। अगर हम इसकी तुलना जर्मनी के एकीकरण से करें तो फर्क और साफ हो जाता है। वो कैसे? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति के तहत हुआ, जो ज्यादातर सैन्य ताकत पर आधारित और आक्रामक था। और इटली का? वहीं इटली का रास्ता ज्यादा पेचीदा था, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के बीच टकराव और समझौते शामिल थे। तो ये थी कहानी इटली के जन्म की, एक बिखरी हुई जमीन से एक राष्ट्र बनने तक का सफर। एक ऐसी कहानी जिसे एक सपने देखने वाले की आत्मा, एक कूटनीतिज्ञ के दिमाग और एक सैनिक की तलवार ने मिलकर लिखा था। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, जरूर। जब कोई देश अलग अलग लोगों के सपनों, बलिदानों और विचारधाराओं से मिलकर बनता है, लेकिन आखिर में जो हकीकत सामने आती है वो किसी एक ही विचारधारा की जीत होती है। जैसे इटली में राजशाही आई, गणतंत्र नहीं। बिल्कुल। तो उन अधूरे रह गए सपनों का क्या होता है? वो आदर्श जो पूरे नहीं हो पाए, क्या वो उस देश की आत्मा में हमेशा एक कसक बनकर रह जाते? जय हिंद दोस्तों। आज हम विश्व इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां नक्शे बदले गए, ताकतें बदली गईं और एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ। और ये कहानी है उस बिखरे हुए से भूभाग की जो 39 अलग अलग रियासतों में बटा था, पर आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। हम बात कर रहे हैं जर्मनी के एकीकरण की। और हमारी आज की चर्चा उन स्रोतों पर आधारित है जो इस कहानी को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की तरह नहीं, बल्कि एक शतरंज के खेल की तरह दिखाते हैं। शतरंज का खेल? हाँ, एक ऐसा खेल जिसे एक ही खिलाड़ी ने अपनी शर्तों पर खेला, और आप कह सकते हैं कि हर चाल के साथ यूरोप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और हमारे स्रोतों का मिशन साफ है, ये समझना कि ये एकीकरण किसी जन क्रांति या आंदोलन से नहीं हुआ, नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और कहना चाहिए क्रूर रणनीति से हुआ। एक ऐसी नीति जिससे ब्लड एंड आयरन यानी रक्त और लौह का नाम दिया गया। चलिए इस दिलचस्प कहानी के परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1815 के बाद के यूरोप से। जर्मनी नाम का कोई देश है ही नहीं, मतलब 39 राज्य। हाँ, बस जर्मन भाषा बोलने वाले 39 छोटे बड़े राज्य हैं। सबकी अपनी सरकारें, अपने झंडे, अपनी सेनाएं। और इन सब पर राजनीतिक तौर पर दबदबा किसका था? ऑस्ट्रियन साम्राज्य का। लेकिन पर्दे के पीछे एक और ताकत, वो धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, प्रशा यानी प्रशा। मतलब लोगों में भाषा, संस्कृति, इतिहास, ये सब तो एक था, पर कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। दूर दूर तक नहीं। एक राष्ट्र जो असल में एक राष्ट्र था ही नहीं। कितना अजीब लगता है सुनने में। हाँ, ये एक सांस्कृतिक इकाई तो थी, पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह से बिखरी हुई थी, और इसी बिखराव को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती थी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कि इस चुनौती का हल तलवार से पहले तिजोरी से निकाला गया। तलवार से पहले तिजोरी से? ये दिलचस्प है। मतलब राजनीतिक एकता से पहले आर्थिक एकता आई। बिल्कुल। यहीं पर शायद ज़ोल्वेरिन का जिक्र आता है। मतलब एक सीमा शुल्क संघ बनाया जिसे ज़ोल्वेरिन कहा गया। इसका मतलब क्या था आम भाषा में? सीधा मतलब था कि इस संघ में शामिल राज्यों के बीच व्यापार करने पर कोई टैक्स या टैरिफ नहीं लगेगा। माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे जाएगा जैसे वो एक ही देश का हिस्सा हो। अरे वाह, ये तो कमाल की रणनीति है। मतलब व्यापार के बहाने आपने सबको एक धागे में पिरो लिया। हाँ। और जो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था ऑस्ट्रिया, उसे पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया। बिल्कुल, उसे बाहर रखा गया। तो क्या ऑस्ट्रिया ने इस पे कोई आपत्ति नहीं जताई? वे चुपचाप देखते रहे? उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। प्रशा ने बाकी राज्यों को इतने आर्थिक फायदे दिखाए कि ऑस्ट्रिया के विरोध का कोई असर ही नहीं हुआ। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि व्यापार बढ़ा, रेलवे लाइनों का जाल बिछा, कारखाने लगे और लोगों में एक दूसरे से जुड़ाव की भावना मजबूत हुई। आर्थिक रूप से वे एक राष्ट्र की तरह काम करने लगे थे। मतलब बिना एक भी गोली चलाए? हाँ, बिना एक भी गोली चलाए प्रशा ने जर्मन राज्यों पर अपना आर्थिक प्रभाव जमा लिया और ऑस्ट्रिया को इस खेल से ही बाहर कर दिया। मतलब पैसा तो अब एक साथ आ जा रहा था, लेकिन झंडे अभी भी 39 अलग अलग थे। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था एक हो रही थी पर देश अभी भी बटा हुआ था। तो इस बिखरी हुई राजनीतिक ताकत को समेटने के लिए एक ऐसे ही शख्स की जरूरत थी जो नियमों से न खेलता हो।
और 1862 में प्रशा को वो शख्स मिल गया, ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क का आना कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। प्रशा के राजा विल्हेम प्रथम ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया और बिस्मार्क, वो लोकतंत्र, संसद या भाषणबाजी में बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। उनका वो मशहूर कथन भी तो है। हाँ, जो हमारी स्रोतों में भी है, समय के बड़े सवालों का हल भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं बल्कि रक्त और लौह से होगा, यानी सैन्य ताकत और युद्ध से। बिल्कुल। लेकिन ये जो रियल पॉलिटिक की वो बात करते थे, ये सिर्फ तानाशाही का एक फैंसी नाम नहीं है। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि संसदीय बहसों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ सेना की ताकत ही सब कुछ है, तो ये तो लोकतंत्र का सीधा सीधा अपमान है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही बिस्मार्क की सोच का केंद्र था। रियल पॉलिटिक एक जर्मन शब्द है जिसका सीधा साधा मतलब है जो प्रैक्टिकल है वही करेंगे। मतलब कोई उसूल नहीं, कोई नैतिकता नहीं। नहीं, इसमें आदर्श, नैतिकता इनकी कोई जगह नहीं होती। अगर देश के फायदे के लिए झूठ बोलना पड़े, किसी संधि को तोड़ना पड़े या युद्ध छेड़ना पड़े, तो बिस्मार्क को इसमें कोई परहेज नहीं था। लक्ष्य साफ था। लक्ष्य एकदम साफ था, प्रशा की राजशाही के नेतृत्व में जर्मनी को एक करना, चाहे रास्ता कोई भी अपनाना पड़े। तो अब बिसात बिछ चुकी थी, बिस्मार्क के हाथ में सत्ता थी और उनके दिमाग में एक नक्शा। और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 युद्धों की एक ऐसी श्रृंखला रची मानो कोई ग्रैंड मास्टर शतरंज की चालें चल रहा हो। बिल्कुल, हर युद्ध एक सोची समझी चाल थी। पहला कदम था 1864 में डेनमार्क के साथ युद्ध। मुद्दा क्या था? मुद्दा था श्लेस्विग और होल्स्टीन नाम के 2 प्रांतों का, जहां जर्मन आबादी ज्यादा थी पर कब्जा डेनमार्क का था। और बिस्मार्क ने बड़ी चालाकी से अपने सबसे बड़े दुश्मन ऑस्ट्रिया को ही इस युद्ध में अपना साथी बना लिया। अच्छा, अपने दुश्मन को ही साथ ले लिया। हाँ, तो दोनों ने मिलकर डेनमार्क को आसानी से हरा दिया होगा। लेकिन बिस्मार्क का असली मकसद सिर्फ 2 प्रांत जीतना तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये तो एक ट्रेलर था। इसके 3 असली मकसद थे। पहला, अपनी नई और आधुनिक सेना को परखना। दूसरा, सेना का आत्मविश्वास बढ़ाना। और तीसरा और सबसे जरूरी, जीते हुए प्रांतों के बंटवारे को लेकर ऑस्ट्रिया के साथ एक ऐसा विवाद पैदा करना जिसे वो भविष्य में ऑस्ट्रिया पर हमला करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। और उन्होंने वही किया। अब बिसात पर दूसरी चाल चली गई, 1866 का ऑस्ट्रो-प्रूशियाई युद्ध। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। उस समय ऑस्ट्रिया यूरोप की एक सुपर पावर था और प्रशा उसके सामने एक छोटा खिलाड़ी। मतलब सब यही मानकर चल रहे थे कि प्रशा की हार तय है। हाँ, लेकिन बिस्मार्क ने अपना होमवर्क कर रखा था। नतीजा चौंकाने वाला था। प्रशा ने ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्ति को सिर्फ 7 हफ्तों में घुटनों पर ला दिया। 1 मिनट, सिर्फ 7 हफ्ते? हाँ, इसे 7 वीक्स वॉर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया जैसा साम्राज्य जिसकी धाक पूरे यूरोप में थी, उसे 7 हफ्तों में हरा दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो ऐसा है जैसे आज कोई छोटा देश अमेरिका को कुछ ही हफ्तों में हरा दे। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। प्रशा के पास एक सीक्रेट वेपन था, नीडल गन। नीडल गन? हाँ, ये उस समय की सबसे आधुनिक राइफल थी, जहां ऑस्ट्रिया के सैनिक हर शॉट के बाद खड़े होकर अपनी बंदूक में बारूद भरते थे। वहीं प्रशा के सैनिक लेटकर 1 मिनट में 5-6 गोलियां चला सकते थे। ओहो, तो ये तो गेम चेंजर था। बिल्कुल। और रेलवे ने तो बस इन गेम चेंजर्स को सही जगह सही समय पर पहुंचाया। तकनीक ने युद्ध का पासा ही पलट दिया। तो इस जीत के बाद तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को खूब अपमानित किया होगा। नहीं, और यहीं बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक दिखती है। उन्होंने ऑस्ट्रिया को अपमानित नहीं किया। संधि की शर्तें बहुत उदार थीं। बस एक शर्त थी शायद। हाँ, उनकी बस एक शर्त थी, ऑस्ट्रिया आज के बाद जर्मन मामलों में कभी दखल नहीं देगा। उन्होंने भविष्य के लिए ऑस्ट्रिया को एक दुश्मन की जगह एक संभावित सहयोगी के तौर पे जिंदा रखा। और इस जीत के बाद उत्तरी जर्मन परिसंघ बना जिस पर प्रशा का पूरा कंट्रोल था। बिल्कुल। तो अब जर्मनी के एकीकरण में सिर्फ एक कांटा बचा था, फ्रांस। हाँ, फ्रांस कभी नहीं चाहता था कि उसकी सीमा पर एक और शक्तिशाली देश खड़ा हो जाए। नमस्कार, आज हम 20वीं सदी के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ एक देश बल्कि मैं कहूंगा पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं चीनी क्रांति की। जी हाँ, एक पुराने जर्जर हो चुके साम्राज्य के मलबे से एक शक्तिशाली साम्यवादी राष्ट्र कैसे खड़ा हुआ, ये उसकी कहानी है। और ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इसमें दशकों की उथल-पुथल है,
विचारधाराओं की जबरदस्त टक्कर है और ऐसे फैसले हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस बहुत उलझे हुए इतिहास को कुछ अहम पड़ावों में बांटते हैं। आज हमारी कोशिश इन्हीं पड़ावों से गुजरते हुए ये समझने की होगी कि चीन आखिर उस मोड़ पर पहुंचा कैसे। वो क्या वजहें थीं जिन्होंने इस क्रांति की आग लगाई और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना तक का सफर तय किया। तो हमारा मकसद इस पूरी यात्रा को परत दर परत समझना है, उन बड़े किरदारों और घटनाओं को जानना है जिन्होंने आज के चीन को गढ़ा। चलिए इस गहरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जमीन तैयार करते हैं। क्रांति से पहले का चीन था कैसा? स्रोतों में एक शब्द बार बार आता है, बीमार साम्राज्य। ये सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या था? देखिए, ये शब्द बिल्कुल सटीक है। सोचिए, एक विशाल साम्राज्य, किंग राजवंश, जो सदियों से चीन पर राज कर रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत तक अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोखला हो चुका था। अपनी ताकत और इज्जत दोनों खो चुका था। हाँ, बिल्कुल। जब आप कहती हैं बाहर से, तो इसका मतलब विदेशी शक्तियों से है? मैंने असमान संधियों के बारे में पढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में अफीम युद्धों से हुई, जिसमें चीन बुरी तरह हारा। अच्छा। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसी यूरोपीय ताकतों ने चीन पर ऐसी संधियां थोप दी जो पूरी तरह से एक तरफा थीं। एक तरफा मतलब इन संधियों के तहत चीन के बड़े बड़े बंदरगाहों पर विदेशियों का कब्जा हो गया। वो वहां अपने कानून चलाते, अपना व्यापार करते और चीन की सरकार बस देखती रह जाती थी। तो एक तरह की अर्ध औपनिवेशिक स्थिति थी। देश नाम के लिए आजाद था, पर लगाम किसी और के हाथ में थी। बिल्कुल सही। और देश के अंदर का हाल तो और भी बुरा था। वो कैसे? राजशाही भ्रष्ट हो चुकी थी। दरबार में बैठे अधिकारी सिर्फ अपनी जेबें भर रहे थे और देश की विशाल किसान आबादी गरीबी और भारी टैक्स के बोझ तले दबी हुई थी। सुधार की कोई कोशिश नहीं हुई। हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। तो कुल मिलाके ये एक ऐसा साम्राज्य था जो अंदर से खोखला और बाहर से लगातार अपमानित हो रहा था। ऐसी स्थिति ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती थी। और जाहिर है टिकी भी नहीं। इस बीमार साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? यहीं से कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। बिल्कुल। जब एक व्यवस्था इतनी कमजोर हो जाए तो उसे गिराने के लिए एक धक्का ही काफी होता है, और ये धक्का 1911 की क्रांति के रूप में आया। लोगों के अंदर से? हाँ, चीन के अंदर लोगों में, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों में एक नई राष्ट्रवादी भावना जाग रही थी। वो इस विदेशी दखल और अपनी कमजोर सरकार से तंग आ चुके थे। और इन राष्ट्रवादियों का चेहरा थे सन यात सेन, है ना? जी हाँ। सन यात सेन जैसे क्रांतिकारियों ने इस गुस्से को एक आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और किंग राजवंश के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। और राजवंश टिक नहीं पाया? नहीं। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद राजवंश ने घुटने टेक दिए और इसी के साथ चीन में 2000 साल से भी ज्यादा पुराना शाही दौर खत्म हो गया। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था। चीन अब एक गणतंत्र बन चुका था। हाँ। लेकिन जैसा अक्सर होता है, पुरानी सत्ता को गिराना एक बात है और नई व्यवस्था बनाना बिल्कुल दूसरी। स्रोतों के मुताबिक ये गणतंत्र ज्यादा दिन चल नहीं पाया। दुर्भाग्य से यही सच है। गणतंत्र की स्थापना तो हो गई, पर उसे चलाए कौन? देश पर नियंत्रण कौन रखे? सन यात सेन के पास विचार तो थे, पर शायद सैन्य ताकत नहीं थी। बिल्कुल। और जब भी कहीं राजनीतिक खालीपन होता है तो कोई ना कोई उसे भरने जरूर आता है। और इस मामले में देश टुकड़ों में बंट गया। सरदारों यानी वॉरलॉर्ड्स का दौर शुरू हुआ। सही कहा आपने। देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय सैन्य गवर्नरों ने अपनी अपनी सल्तनत बना ली। केंद्र सरकार बस नाम की रह गई और पूरा चीन अराजकता में डूब गया। गणतंत्र बस कागजों पर जिंदा था। जमीन पर तो जिसका लाठी उसकी भैंस वाला हाल था। एकदम। तो अब मैदान तैयार था। एक टूटा हुआ देश, एक नाम का गणतंत्र और हर तरफ अराजकता। इसी माहौल से चीन के भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते सामने आए। और यही से चीन की आत्मा के लिए असली जंग शुरू होती है। इस बिखराव के बीच दो बड़ी ताकतें उभरी। एक तरफ थी राष्ट्रवादी पार्टी, जिसे कुओमिंतांग या केएमटी कहते हैं, और इसके नेता थे चियांग काई शेक। हाँ, उनका विजन था एक आधुनिक पूंजीवादी चीन बनाने का जो पश्चिमी देशों जैसा हो। और दूसरी तरफ रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा लेकर खड़ी हुई कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब सीसीपी, जिसके सबसे बड़े नेता बनकर उभरे माओ त्से तुंग।
उनका मानना था कि चीन की मुक्ति किसानों और मजदूरों की क्रांति से ही होगी, एक समाजवादी चीन। बिल्कुल, 2 पार्टियां, 2 नेता और 2 बिल्कुल अलग भविष्य। टकराव तो होना ही था। शुरुआत में तो इन्होंने मिलकर काम किया था, है ना? हाँ, शुरुआत में उन्होंने इन सरदारों से लड़ने के लिए एक कमजोर सा गठबंधन किया, लेकिन उनकी विचारधाराएं इतनी अलग थीं कि ये दोस्ती टिक ही नहीं सकती थी। 1927 आते आते ये गठबंधन टूट गया और चीन एक क्रूर गृह युद्ध में झुलसने लगा। और ये युद्ध अगले 2 दशकों तक चलता रहा। जी। और इसी गृह युद्ध के बीच वो घटना होती है जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक मिथक बन गई, द लॉन्ग मार्च। स्रोतों में इसका जिक्र किसी सैन्य वापसी की तरह नहीं, बल्कि एक तरह की तीर्थ यात्रा, एक अग्नि परीक्षा की तरह है। उत्तरजीविता आंदोलन, मतलब सर्वाइवल मूवमेंट, ये शब्द ज्यादा सटीक है। 1934 तक चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सेनाओं ने कम्युनिस्टों को उनके दक्षिणी ठिकानों में लगभग खत्म ही कर दिया था। मतलब हार सामने खड़ी थी। हाँ, अपनी जान बचाने के लिए लगभग 1 लाख कम्युनिस्ट सैनिकों ने घेरा तोड़ा और उत्तर की ओर एक ऐसी यात्रा शुरू की जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये कोई 100-200 किलोमीटर की बात नहीं थी। नहीं, ये लगभग 10,000 किलोमीटर का सफर था। आप अंदाजा लगाइए, जैसे कोई दिल्ली से लंदन तक पैदल चले, वो भी लगातार दुश्मन सेना से लड़ते हुए, बर्फीले पहाड़ों और उफनती नदियों को पार करते हुए। हाँ, और ये यात्रा 1 साल से ज्यादा चली। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत भयानक भी था और बहुत बड़ा भी। भयानक इसलिए कि 1 लाख लोगों में से सिर्फ कुछ हजार ही जिंदा मंजिल तक पहुंच पाए। लेकिन बड़ा इसलिए कि इस अग्नि परीक्षा ने माओ त्से तुंग को तपाकर कुंदन बना दिया। उनकी हिम्मत, उनकी रणनीति और उनकी दृढ़ता ने उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का निर्विवाद नेता बना दिया। तो लॉन्ग मार्च ने कम्युनिस्टों को लगभग मिटा दिया था, लेकिन जो बचे वे फौलाद बन चुके थे और उन्हें माओ के रूप में एक मजबूत नेतृत्व मिल गया था। तो जब चीन इस तरह आपस में ही लड़कर खत्म हो रहा था, एक बाहरी दुश्मन ने दरवाजे पर दस्तक दी और पूरा खेल ही पलट दिया। बिल्कुल। 1937 में जापान ने चीन पर एक बड़ा हमला कर दिया। वो पहले ही चीन के मंचूरिया इलाके पर कब्जा कर चुके थे, लेकिन अब उनकी नज़र पूरे चीन पर थी। और इस हमले ने एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। मतलब 2 जानी दुश्मनों को एक बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए हाथ मिलाना पड़ा। हाँ, राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों को अपना गृह युद्ध रोककर जापान के खिलाफ एक और अस्थायी गठबंधन बनाना पड़ा। लेकिन इस बार भी दोनों के लड़ने का तरीका और उसके नतीजे बिल्कुल अलग थे। ये बहुत दिलचस्प है। स्रोतों से पता चलता है कि इसका अप्रत्याशित फायदा कम्युनिस्टों को मिला। वो कैसे? देखिए, चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार देश की आधिकारिक सरकार थी, इसलिए जापानी सेना से सीधी टक्कर लेने की जिम्मेदारी उनकी थी। सही बात है। उन्होंने बड़े शहरों और रेल लाइनों को बचाने के लिए अपनी सेना झोंक दी, जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ माओ ने बहुत चालाक रणनीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध। दुश्मन आगे बढ़े, हम पीछे हटें, दुश्मन रुके, हम परेशान करें। एकदम सही। कम्युनिस्ट सेना जापानी सैनिकों पर छोटे छोटे हमले करती और फिर चीन के विशाल ग्रामीण इलाकों में किसानों के बीच गायब हो जाती। और इस दौरान उन्होंने सिर्फ लड़ाई नहीं की। नहीं, उन्होंने किसानों की मदद भी की, उनकी जमीनी समस्याएं सुलझाईं और खुद को जापान के खिलाफ लड़ने वाले सच्चे देशभक्तों के रूप में पेश किया। इसका नतीजा ये हुआ कि युद्ध खत्म होते होते कम्युनिस्टों की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। हाँ, 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब तक कम्युनिस्टों की ताकत और लोकप्रियता कई गुना बढ़ चुकी थी, जबकि राष्ट्रवादी लड़ते लड़ते काफी कमजोर हो गए थे। तो विश्व युद्ध खत्म, जापानी बाहर, और अब हिसाब बराबर करने का समय था। गृह युद्ध फिर से शुरू हो गया। आखिरी जीत किसकी और क्यों हुई? जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, चीन में गृह युद्ध पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में लौटा। लेकिन इस बार, जैसा आपने कहा, पासा पलट चुका था। कम्युनिस्ट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। हाँ, आखिरी जीत कम्युनिस्टों की हुई और इसकी वजहें बिल्कुल साफ थीं। मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह किसानों का समर्थन थी। निस्संदेह माओ ने अपनी पूरी राजनीति किसानों पर टिकाई थी, जो चीन की 80% आबादी थे। उन्होंने किसानों से एक ही वादा किया, क्रांति के बाद जमीन तुम्हारी होगी। एक गरीब किसान के लिए इससे बड़ा कोई वादा नहीं हो सकता था। बिल्कुल। दूसरा, कम्युनिस्ट सेना, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते थे, वो बेहद अनुशासित थी।
उनकी छवि जनता के रक्षकों की थी। जबकि राष्ट्रवादी सेना और सरकार की छवि बिल्कुल उल्टी थी। हाँ, चियांग काई शेक की सरकार भ्रष्टाचार, महंगाई और कुप्रबंधन के लिए बदनाम हो चुकी थी। उनकी सेना आम लोगों से लूटपाट करती थी। उन्होंने अपना सारा ध्यान शहरों पर लगाया और गांवों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो जनता का उनसे भरोसा उठ चुका था। जी, इन सब वजहों से 1949 तक राष्ट्रवादियों की हार तय हो गई। और फिर वो दिन आया 1 अक्टूबर 1949। उस दिन माओ त्से तुंग ने बीजिंग के तियानामेन स्क्वायर पर लाखों की भीड़ के सामने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी की स्थापना का ऐलान किया। एक नए चीन का जन्म हुआ। हाँ, और चियांग काई शेक और उनके बचे खुचे समर्थक भागकर ताइवान द्वीप चले गए और चीन का गृह युद्ध खत्म हुआ। उन्होंने जंग तो जीत ली, पर अब उनके सामने एक टूटा हुआ, थका हुआ और दशकों की लड़ाई से बर्बाद देश था। एक नए साम्यवादी चीन को बनाने के लिए उनके पहले कदम क्या थे? उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी, लेकिन उनके पास एक साफ खाका भी था। सत्ता में आते ही उन्होंने समाजवादी बदलावों की झड़ी लगा दी। सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला और सबसे बड़ा काम था भूमि सुधार। जमींदारों से सारी जमीन छीनकर करोड़ों भूमिहीन किसानों में बांट दी गई। ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसने रातों रात चीन के ग्रामीण समाज का ढांचा बदल दिया। और शहरों में उद्योगों का क्या हुआ? शहरों में बैंकों, कारखानों, रेलवे मतलब अर्थव्यवस्था की हर बड़ी नस पर सरकार का नियंत्रण हो गया। सब कुछ राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। तो अब देश में क्या बनेगा, कितना बनेगा, ये सब सरकार तय करने वाली थी। जी, इसे ही केंद्रीय योजना कहते हैं। चीन को आधिकारिक तौर पर एक दलीय समाजवादी राज्य घोषित किया गया, जहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का राज था और किसी भी तरह के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर हमें इस पूरी क्रांति के सार को समझना हो तो इसके मुख्य कारण क्या थे और इसने दुनिया पर क्या असर डाला? स्रोतों के आधार पर हम इसके कारणों को 4 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, किंग राजवंश का पतन, जिससे एक राजनीतिक शून्य पैदा हुआ। दूसरा, विदेशी शक्तियों का शोषण, जिसने लोगों में राष्ट्रवाद की आग जलाई। तीसरा, करोड़ों किसानों की बदहाली, जो क्रांति के लिए एक सूखी लकड़ी की तरह तैयार थे। बिल्कुल। और चौथा, मार्क्सवाद जैसी एक ताकतवर विचारधारा, जिसने माओ को एक वैकल्पिक भविष्य का नक्शा दिया। और इस क्रांति का चरित्र अपने आप में बहुत अनूठा था, खासकर रूस की क्रांति के मुकाबले। और यही इस क्रांति का सबसे बड़ा सबक था, जिसने दुनिया भर के मार्क्सवादियों को भी चौंका दिया। कैसे? उन्होंने हमेशा सोचा था कि क्रांति शहरों में होगी, फैक्ट्रियों में मजदूर करेंगे, लेकिन माओ ने मार्क्सवाद को चीन के हिसाब से ढाला। उन्होंने साबित किया कि आप किसानों के दम पर गांवों से शहरों को घेरकर भी एक साम्यवादी राष्ट्र बना सकते हैं। ये एक पूरी तरह से नया खेल था। जी, इसने दुनिया भर के विकासशील देशों के क्रांतिकारियों के लिए एक नया मॉडल पेश कर दिया। इसका मतलब है कि इसका वैश्विक असर बहुत गहरा हुआ। बहुत गहरा। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में साम्यवाद की जीत ने शीत युद्ध का समीकरण बदल दिया। अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी गुट के सामने सोवियत संघ के नेतृत्व वाला समाजवादी गुट और ज्यादा मजबूत हो गया। और चीन उसका एक अहम स्तंभ बन गया। हाँ, वियतनाम से लेके कोरिया तक एशिया के कई देशों में साम्यवादी आंदोलनों को जबरदस्त प्रेरणा मिली। दुनिया 2 खेमों में और सख्ती से बंट गई। तो ये थी चीन की कुछ दशकों की यात्रा, एक टूटते हुए साम्राज्य से एक मजबूत साम्यवादी राष्ट्र बनने तक। हमने देखा कि कैसे अंदरूनी कलह, विदेशी आक्रमण और विचारधारा की लड़ाई ने आधुनिक चीन की नींव रखी। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे दशकों का दबा हुआ गुस्सा, अपमान और गरीबी जब एक विचारधारा और एक मजबूत नेता के साथ मिल जाते हैं तो एक ऐसा आंदोलन पैदा होता है जो दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। हमारी ये चर्चा 1949 में पीआरसी की स्थापना पर खत्म होती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है। इस नई व्यवस्था ने चीन के आम लोगों के जीवन को आने वाले दशकों में कैसे आकार दिया, और इस क्रांति की विरासत आज के चीन और आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी लिख रहा है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज हम